रीनल फार्माकोलॉजी में सबसे पहली ड्रग पढ़ते हैं मैनिटोल। व्हाट इज मैनिटोल और ये कैसे काम करता है? बेसिकली मैनिटोल क्या है, एक ओस्मोल है। ओस्मोल का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी ये ब्लड वेसल के अंदर आएगा तो ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा, ये वाटर के लिए एज अ मैग्नेट एक्ट करता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है कि ये दूसरा एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस है, यानी कि इसको हम दूसरा एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड है, ठीक है। इसमें क्या है कि दूसरा फ्लूइड है, ये सारा क्या है, फ्लूइड है जनाब, ठीक है। तो इधर जनाब सेल्स होंगे, सेल्स के दरमियान वाले यानी कि इधर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कह देते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको वेसल के अंदर लेके आ जाएगा। वेसल के अंदर लेके आ जाएगा, जाहिर सी बात है आगे ये कहाँ पे चला जाएगा, फ्लूइड सारा कहाँ पे जाता है, किडनी में, ठीक है। देन किडनी में जाके क्या होगा, किडनी में ये पहुंचा है जनाब इधर एफरेंट आर्टियोल में, मतलब ये मैनिटोल भी आ गया और साथ में फ्लूइड को भी लेके आ गया। देन ये इधर से फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, मैनिटोल भी आ गया और साथ में फ्लूइड भी आ गया, और ये सारा इधर से वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होता। जब ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो सारी जारी सी बात है ये सारा फासला तय कर करा के ये कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाएगा, और ये क्या है कि जनाब यूरिन का पार्ट बन जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसने क्या करवा दी, ये आ गया हमारा मैनिटोल और इसमें साथ जो फ्लूइड इसके चिपका हुआ था वो सारी चीजें आ गई। तो इसने क्या करवाई, यूरिन में, यूरिन को बढ़ा दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायूरिसिस, ठीक है। कैसे बढ़ाया, बाय ओस्मोटिक इफेक्ट, यानी कि ओस ये क्या था, इसने ओस्मोटिक इफेक्ट दिया। ओस्मोटिक इफेक्ट क्या था कि इसने वाटर को अट्रैक्ट किया, वाटर को अट्रैक्ट किया, ये उसको वाटर को साथ लेके आया किडनी तक, किडनी से लेके आके इसने यूरिन में फेंक दिया। तो इसको इस वजह से हम क्या देते हैं, ओस्मोटिक डायूरेटिक। ठीक हो गया जी। तो इसको ये नेम दे दिया हमने ओस्मोटिक डायूरेटिक। अब देखो हम इसको किन कंडीशंस में दूसरा यूज करेंगे, जाहिर सी बात है जिन कंडीशंस में हमारा ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ना, इधर फ्लूइड बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो जब इधर फ्लूइड बढ़ा हुआ होगा तो हम उन कंडीशंस में देंगे मैनिटोल। जब मैनिटोल देंगे तो जाहिर सी बात है वो इस फ्लूइड को अट्रैक्ट कर लेगा और वेसल के अंदर ले आएगा। देन वेसल के अंदर लेके आएगा और देन क्या है कि किडनी से, और किडनी में यूरिन में, और यूरिन से गटर में फेंक देगा, और हमारी जो दूसरा बॉडी है उसको इससे क्या मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी। ऐसे ही है ना। तो अब ये कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें बाहर फ्लूइड बढ़ा हुआ होता है? तो ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं जिनमें हम मैनिटोल को यूज करते हैं। एक होता है एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी कि हमारा जो ब्रेन है ना, अगर उधर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं एलिवेटेड। एलिवेटेड मींस इंक्रीज्ड, इंट्राक्रेनियल मींस के ब्रेन के अंदर फ्लूइड के प्रेशर बढ़ने को हम कहते हैं एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इट मींस के जो दूसरा इधर जो है ना फ्लूइड बढ़ा हुआ है ब्रेन के अंदर, ये फॉर एग्जांपल ब्रेन है ना, तो इसमें क्या है कि जनाब इधर फ्लूइड बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैनिटोल देंगे। मैनिटोल क्या है कि इस फ्लूइड को इधर वेसल के अंदर लेके आएगा, देन किडनी, और देन क्या है कि यूरिन में फेंक देगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये बढ़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है बंदे का दिमाग सही तरह से काम नहीं कर सकेगा ना। तो हमने उसको ट्रीट कर लिया एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर को, कैसे, बाय गिविंग मैनिटोल। देन दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आईज में प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ठीक है। यानी कि ये फॉर एग्जांपल हमारी क्या है, आई है, ठीक है। तो आई में भी क्या हुआ है कि प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ओक्यूलर उसका वर्ड यूज किया उसने आई के लिए। तो जब आई में ज्यादा प्रेशर बढ़ता है ना तो उसकी वजह से आईज की नर्व्स डैमेज होती हैं। जब आईज में प्रेशर बढ़ा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा, तो उसमें क्या है कि नर्व्स डैमेज होती हैं। नर्व्स जब डैमेज होती हैं तो उससे बंदे को क्या हो जाता है, ग्लूकोमा। यानी कि उसकी जब जाहिर सी बात है नर्व्स डैमेज होंगी तो वो कैसे उसके पास, ब्रेन के पास मैसेज लेके जाएंगी, तो वो बंदा बेचारा क्या हो जाता है, ब्लाइंड हो सकता है। तो आपने उस बंदे को कैसे ब्लाइंडनेस यानी ये ग्लूकोमा से बचाना है, ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट आपके पास क्या आ गया जनाब, मैनिटोल। आप मैनिटोल दोगे, वो क्या करेगा, ये देखो इधर से आई से जो मतलब ज्यादा फ्लूइड हुआ है वो ब्लड वेसल में आ जाएगा, ब्लड वेसल से आगे किडनी, और किडनी से देन यूरिन। तो आपने इन दोनों चीजों को बाय गिविंग मैनिटोल उस बंदे को ट्रीट कर लिया। देन तीसरा इसका यूज है कि ड्रग ओवरडोज में, ड्रग ओवरडोज यानी कि अगर कोई बंदा है कि फॉर एग्जांपल दूसरा सुसाइड करने की कोशिश करता है, या क्या है कि वो जल्दी दूसरा ठीक होना चाह रहा है, वो ज्यादा सारी गोलियां खा लेता है। जाहिर सी बात है वो ज्यादा सारी गोलियां खाएगा तो कहाँ पे आएंगी, इधर उसके ब्लड में, यानी कि ये उसका ब्लड है तो इधर सारी टैबलेट्स आ जाएंगी। देन इधर से कहाँ पे चली जाती होती हैं ये सारी चीजें, कहाँ पे आ जाती हैं, इधर किडनी में आ जाती हैं, ठीक है। तो इधर किडनी से क्या है कि ये इधर फिल्टर हो जाती हैं, इधर आ जाती हैं जनाब दूसरा ट्यूब्यूल्स में। तो ये मैनिटोल क्या करेगा, ये मैनिटोल इधर से फ्लो रेट को बढ़ा देता होता है। यानी कि क्या है कि ये फॉर एग्जांपल मैं इसको रेज करता हूँ सारी चीजों को। देखो मैनिटोल क्या करेगा, इधर है जनाब मैनिटोल, हमने बंदे को मैनिटोल दिया, और इधर सारी वो ड्रग्स वगैरह भी पड़ी हैं। ये मैं डी से लिख देता हूँ कि ये क्या है कि हमारे पास ड्रग्स भी हैं और ये मैनिटोल है और साथ में फ्लूइड है। तो ये उनको सारी चीजों को लेके ना, लेके कहाँ पे चला जाएगा, यूरिन में। तो ठीक है, तो इसने क्या किया, बाय इंक्रीजिंग यूरिन फ्लो रेट, यानी कि यूरिन का इधर से जाना स्पीडो स्पीड करवा दिया। जब स्पीडो स्पीड गया तो इधर से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जारी सी बात है वो जो उस बंदे ने
ओवरडोज ली हुई है ना, तो वो यूरिन में चली जाएगी, गटर में चली जाएगी, उसके ब्लड में नहीं रहेगी। अगर वो चीजें ब्लड में रहती तो वो बंदा हो सकता है मर जाता उस ड्रग के इफेक्ट की वजह से। तो हमने क्या किया, उस बंदे को मैनिटोल दिया। मैनिटोल ने क्या किया कि उसको अपने साथ लेके यूरिन में चला गया। ठीक है, कैसे वो यूरिन में गया, उसने क्या कि यूरिन फ्लो रेट को बढ़ा दिया। यूरिन फ्लो रेट को जब बढ़ाया तो क्या हुआ कि जनाब उसको लेके यूरिन में चला गया, और यूरिन में चला गया तो ड्रग्स क्या है कि हमारे ब्लड से निकल गई। तो हमने ड्रग ओवरडोज को भी ट्रीट कर लिया बाय गिविंग मैनिटोल। तो यही उसने लिखा हुआ है कि क्या है कि ये ओस्मोटिक डायूरेटिक है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सीरम की ओस्मोलैरिटी को, जो मैंने आप लोगों को इधर बताया कि वाटर को अट्रैक्ट करेगा। फ्लूइड क्या होगा, शिफ्ट होगा फ्रॉम इंटरस्टिशियम टू इंट्रावेस्कुलर स्पेस। तो ये कौन सी स्पेस थी, इंटरस्टिशियम, यानी कि जो सेल्स के इंटर मींस दरमियान, स्टिशियम मींस स्पेस, यानी कि जो सेल्स के दरमियान में स्पेस होती है, ये वाली जो सेल्स के दरमियान में ये वाली जो स्पेस होती है, इधर से फ्लूइड को इसने शिफ्ट कहां पे करवा लिया, वेसल के अंदर। या वेसल के अंदर शिफ्ट करवाया तो इसने क्या है कि आगे इंक्रीज करवा दिया यूरिन के फ्लो को, यानी कि इधर से यूरिन को स्पीड चलाया। ठीक है, तो यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करवाया। तो इसी वजह से क्या है कि मतलब ये दूसरा, हम इसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए और इंट्राओकुलर यानी कि ब्रेन में और आईज में प्रेशर को कम करने के लिए हम इसको यूज करते होते हैं। तो अब देखो जो चीजें ये कर रहे हैं ना, वही इसके साइड इफेक्ट बना दो। ठीक है, ये क्या करवा रहा था, डायूरी यानी कि दूसरा यूरिन में ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को भेज रहा था। तो अब देखो अगर आप बहुत ज्यादा इसका डोज दे दोगे या बहुत ज्यादा यूज करवाओगे तो ज्यादा सी बात है, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड का लॉस होगा बॉडी से। तो आपको पता है कि जब दूसरा बॉडी से ज्यादा फ्लूइड का लॉस होता है तो बंदे को क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन। इट मीन क्या, इससे इसका साइड इफेक्ट क्या आ सकता है, डिहाइड्रेशन आ सकता है। देन और क्या आ सकता है कि ये दूसरा बंदे में करवा सकता है जनाब पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा बेसिकली ये इस तरह करवाता होता है कि दूसरा ये करेगा क्या, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड करवाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल क्या है कि ये मेरे पास है जनाब लंग्स, ठीक है जी, ये लंग्स हैं, ये उनका ये क्या होगी, दूसरा ब्लड वेसल होगी। ठीक है, ये जनाब सेल्स होंगे, ये इंटरस्टिशियल स्पेस होगी। तो ये क्या करवाता है, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड कराता है फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स। यानी कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, ये सेल्स हैं, ठीक है, ये जनाब ब्लड वेसल है। तो ये क्या है कि दूसरा जो सेल्स है ना, उनमें से फ्लूइड को बाहर मूव करवाएगा। तो बाहर फ्लूइड जो है बाहर मूव करके ज्यादा से ज्यादा कहां पे आ जाएगा, इधर इंटरस्टिशियल स्पेस में, यानी कि इस स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपको पता है फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीज्ड फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस इज नोन एज एडिमा। और एडिमा कहां पे हो रहा है, लंग्स में। तो इस वजह से हमने इसको नेम दे दिया पल्मोनरी एडिमा। तो ये आपने कहा लिख लेना है कि ये क्या करवाता है, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड करवाता है फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ये देखें ये कौन से थे, सेल्स के अंदर फ्लूइड था, तो सेल्स के अंदर फ्लूइड क्या है कि वो बाहर निकल आया। तो इंट्रासेलुलर से इसने एक्स्ट्रासेलुलर में फ्लूइड ले आया। एक्स्ट्रासेलुलर दूसरा कंपार्टमेंट में फ्लूइड का आना और उसका बढ़ जाना, मतलब एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में अगर फ्लूइड बढ़ जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, एडिमा। और ये कहां पे हो रहा है, लंग्स में। तो इस वजह से हमने इसको नेम दे दिया जनाब, क्या नेम दे दिया, पल्मोनरी एडिमा, यानी कि लंग्स में एडिमा करवा सकता है, ये इसका साइड इफेक्ट है। देन और इसका साइड इफेक्ट आ गया जनाब हाइपो एंड हाइपरनेट्रीमिया। अब ये हाइपो और हाइपरनेट्रीमिया कैसे करवाएगा, अब हम उसको देखते हैं। देखो जब वाटर इधर से एक्सक्रीट होगा, ठीक है, इधर हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि हमारे पास इधर से ज्यादा वाटर कहां पे जा रहा है, यूरिन में जा रहा है। इधर देखिए फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, इधर से ज्यादा वाटर जा रहा है यूरिन में। ये क्या है, मेरी जनाब ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल में पीछे क्या बच जाएगा, सोडियम बच जाएगा ना। ठीक है, तो इस वजह से इस बंदे को क्या हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया। यानी कि फॉर एग्जांपल एक गिलास था, उसमें सोडियम भी था, उसमें वाटर भी था। मैंने उसमें से क्या किया, वाटर को निकलवा दिया, तो पीछे ज्यादा क्या बच गया, सोडियम बच गया ना। तो यही हो रहा है कि हमने दूसरा जो ब्लड है उसमें से ज्यादा किसको रिमूव करवा दिया, वाटर को। तो इस वजह से पीछे ज्यादा क्या बच गया, सोडियम। तो इसी वजह से इंक्रीज्ड कंटेंट ऑफ सोडियम इन ब्लड इज नोन एज हाइपरनेट्रीमिया। यानी कि हमारे पास सोडियम क्या है कि दूसरा ब्लड में ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो ये बंदे में हो जाएगा जनाब हाइपरनेट्रीमिया। देन इस बंदे में हाइपोनेट्रीमिया क्यों होगा, उसको जरा समझते हैं। जब हमारे पास ज्यादा वाटर जाएगा ना ब्लड वेसल्स में, तो उसकी वजह से क्या है कि हमारे पास बंदे में डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। अब आप लोग मुझे पता है इस चीज में कंफ्यूज हो गए हो, इस चीज को मैं आप लोगों को दोबारा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि जनाब ये इधर, हाँ इधर ही हम समझ लेते हैं, बल्कि नहीं इधर नहीं वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ब्लड वेसल है, इधर हमने दिया बंदे को मैनिटोल। ठीक है, मैनिटोल ने क्या किया कि ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस थी इधर से ज्यादा फ्लूइड को लेके आया ब्लड वेसल के अंदर। अब देखो हमारी ब्लड वेसल के अंदर क्या हुआ है, फ्लूइड काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, पहले क्या होता है कि फ्लूइड काफी ज्यादा इधर ब्लड वेसल में बढ़ जाता है। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये कप है, इसमें आपने सोडियम
और सोडियम भी पड़ा है और वाटर ने आपने इसमें बढ़ा दिया, इट मींस के इसमें सोडियम की कंसंट्रेशन अब कम हो जाएगी क्योंकि वाटर बढ़ गया। वाटर कैसे बढ़ा वो हमने देख लिया कि वाटर कहां से शिफ्ट हुआ, फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस इनटू इंट्रावेस्कुलर स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले बंदे को क्या होगा जनाब, हाइपोनेट्रीमिया होगा। इसको हम कहते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। बिकॉज डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया क्यों का, क्योंकि वाटर ज्यादा होने की वजह से ये दूसरा जो सोडियम था वो डाइल्यूट हो गया, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो इसको हमने नेम दे दिया जनाब डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। देन क्या होगा, अब देखो ये वाला सारा ब्लड कहां पे चला जाएगा, इधर इफरेंट आर्ट्रियोल में। इफरेंट आर्ट्रियोल से ये वाला सारा फ्लूइड कहां पे चला जाएगा, दूसरा हमारे यूरिन में, और पीछे ब्लड में इधर क्या बच जाएगा, सोडियम। सोडियम को बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेगी और ये जो वाटर साथ में आया था उसको क्या है कि जनाब एक्सक्रीट करवा देगी, यूरिन में फेंक देगी। इट मींस कि अब जो है ना सोडियम हमारे ब्लड में बढ़ गया है, ये जो ये ब्लड वेसल है इसमें क्या है जनाब, सोडियम बढ़ गया है और वाटर कम हो गया। मींस के इधर से अब आपने पानी निकाल दिया, ठीक है, और पीछे क्या बच गया, सोडियम, तो बंदे को क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया। तो ये इन दोनों का कंसेप्ट है, ये बस एक शुरू वाला इफेक्ट है, ये जो हाइपो वाला है ये शुरू वाला इफेक्ट है, और जो हाइपरनेट्रीमिया वाला है ये बाद वाला इफेक्ट है। ठीक हो गया जी, तो ये आ गया एक इसका साइड इफेक्ट। देन आ गया कि दूसरा ये किस चीज में कंट्रा इंडिकेटेड है, कंट्रा इंडिकेटेड है जनाब एन यूरिया हो अगर बंदे को। देखो एन यूरिया का मतलब क्या होता है कि बंदे को इधर से यूरिन आ ही नहीं रहा, यानी कि इधर से यूरिन आ रहा होता है ना। देखो एन यूरिया का मतलब है कि बंदे को यूरिन आ ही नहीं रहा, तो यूरिन क्यों नहीं आ सकता, एक तो इस वजह से नहीं आ सकता कि इधर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, मतलब जो यूरिन का पाथवे है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। ठीक है, तो देन और क्यों नहीं आ सकता, अगर बंदा डिहाइड्रेटेड हो तो जाहिर सी बात है बॉडी क्या करती है, ज्यादा ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है, यूरिन कम आएगा। देन और क्यों नहीं यूरिन आ सकता, कि अगर किडनी फेल हो गई है, किडनी प्रॉपरली काम ही नहीं कर रही, तो वो जाहिर सी बात है इधर को वाटर में, वाटर को इधर फिल्टर ही नहीं करेगी और यूरिन बंदे को नहीं आएगा। ये आ गया हमारे पास एन यूरिया क्यों होता है। अब देखो इसमें हम मैनिटोल क्यों नहीं देंगे, जाहिर सी बात है हमने जो भी काजिज देखी उसमें क्या है कि यूरिन आगे दूसरा जा ही नहीं रहा, एक तो ऑब्स्ट्रक्शन थी उसमें भी दूसरा यूरिन आगे नहीं जा रहा था। अब देखो आपने बंदे को जनाब मैनिटोल दे दिया तो वो तो इधर यूरिन को इंक्रीज करेगा, लेकिन आगे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जाहिर सी बात है उस बंदे की कंडीशन मजीद वर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से आपने एन यूरिया वाले बंदे को दूसरा मैनिटोल नहीं देना। देन अगेन डिहाइड्रेशन में क्या है कि हम दूसरा बॉडी क्या कर रही होती है, डिहाइड्रेशन में ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो मैनिटोल है ये तो ज्यादा से ज्यादा वाटर को निकलवाएगा। इस वजह से हम दूसरा हम ये मैनिटोल उस बंदे में एन यूरिया वाले में नहीं देंगे, क्योंकि ये वाटर की एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो एन यूरिया का कोई भी काज जो बंदे को यूरिन आ ना रहा हो तो आपने उसमें मैनिटोल नहीं देना। ठीक है, ये उनमें क्या है कंट्रा इंडिकेटेड है, हमने तीनों काजिल। बाकी किडनी फेलियर है तो जाहिर सी बात है किडनी इधर से क्या है कि जनाब फिल्टर ही नहीं कर रही, आप क्या दोगे, आप दूसरा मैनिटोल दोगे, मैनिटोल इधर वेसल्स में बढ़ा देगा वॉल्यूम को, तो जब आपको पता है वेसल्स में वॉल्यूम बढ़ता है तो बंदे का क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाता होता है। ठीक है, लेकिन अगर तो बॉडी नॉर्मल काम कर रही होगी, बॉडी नॉर्मल काम कर रही होगी तो ये जो इंक्रीज वॉल्यूम होगा वो इसको फिल्टर करके यूरिन में फेंक देगी, लेकिन इस बंदे के बेचारे की किडनी फेल है तो ये जो वॉल्यूम है ये ब्लड वेसल के अंदर ही रहेगा। इट मींस कि इन सब बंदों को, जिस बंदे को एन यूरिया हो उसको आपने मैनिटोल नहीं देना। ठीक ठीक हो गया जी। देन हम सेकंड देख लेते हैं कि किस बंदे को हमने मैनिटोल नहीं देना, हार्ट फेलियर वाले बंदे को। अब देखो ये जनाब हमारा हार्ट है, ठीक है जी, ये हार्ट है, हार्ट बेचारा फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया तो ऊपर से आपने क्या दिया, यानी कि ये आप पंप नहीं कर रहा, ऊपर से आपने क्या दिया और मैनिटोल दे दिया। तो मैनिटोल क्या करता है, दूसरा ब्लड को ज्यादा ज्यादा बढ़ा देता है वेसल्स के अंदर, ऐसे ही है ना, तो ब्लड को ज्यादा ज्यादा वेसल के अंदर बढ़ाएगा, ज्यादा ज्यादा ब्लड कहाँ पे आएगा, हार्ट में। तो हार्ट तो पहले ही बेचारा फेल हुआ पड़ा है, ऊपर से आप उसको और लोड डाल रहे हो, यानी कि मोटर पहले ही सड़ी पई है और तुम ओदे वजन पा रहे हो, तो वो और उसकी कंडीशन खराब होगी ना। इसी तरह हार्ट हमारा पहले ही नहीं पंप कर रहा, वो फेल हुआ पड़ा है, ऊपर से आपने उस पर और लोड डाल दिया, तो जाहिर सी बात है वो बेचारे उसकी कंडीशन हार्ट फेलियर मजीद वर्ष होगा। ठीक है, तो आपने इन सारे बंदों को दूसरा मैनिटोल नहीं देना। तो ये आगे हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स, बाकी हमने यूजेस भी देख लिया और बाकी इसका मैकेनिज्म भी देख लिया कि मैनिटोल कैसे काम कर रहा होता है। देन आगे चलते हैं, आगे आगे जनाबे वाला हमारे पास असीटाजोलामाइड। तो असीटाजोलामाइड तो हमने पहले भी पढ़ लिया, पहले कहाँ पे पढ़ी थी हमने, वो दूसरा जब पढ़ा था ना पीसीटी में, पीसीटी में क्या हो रहा था, ये फॉर एग्जांपल ये जनाब उसने बनाई हुई है पीसीटी, तो इधर क्या हो रहा होता है, इधर जनाब रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है किसकी, सोडियम की, और साथ में किसकी जनाब, बाइकार्बोनेट की। तो जब हम देते थे दूसरा कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो वो क्या कर देता था, सॉरी असीटाजोलामाइड देते थे, वो क्या करता था, इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को आके इनहिबिट कर देता था। हमने क्या दिया,
हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि जो पीसीटी होती है उसमें सोडियम और बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है, उसके लिए एक एंजाइम लाजमी होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, बंदे को एक ड्रग दे दी असीटाजोलामाइड। असीटाजोलामाइड ने आके क्या किया, इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर दिया। तो जाहिर सी बात है जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा ना सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा ना बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होगा। ठीक हो गया। तो ये हो रहा होता है कि हमारे पास इस बंदे में ना सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन हो रही होगी ना बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन हो रही होगी। तो अब हम किस बंदे में चाहते हैं कि उसमें बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन ना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि उस बंदे के ब्लड में HCO3 कम हो, तो हम किस में चाहेंगे, जाहिर सी बात है जिसमें पहले ही अल्कलोसिस होगी। हमें पता है ना कि अगर ब्लड में बाइकार्बोनेट ज्यादा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्कलोसिस। ऐसे ही है ना, यानी कि ये क्या होता है बेसिक, आप इसको इस तरह याद रख सकते हो, बाइकार्बोनेट, इसको हम बी से बाइकार्बोनेट आ गया और बी से क्या आ गया, बेस। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हो कि दूसरा बी से बाइकार्बोनेट, बी से बेस। तो ये बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेसिक होता है। तो जाहिर सी बात है जब इसका कंटेंट ब्लड में बढ़ेगा तो बंदे में क्या हो जाती है, अल्कलोसिस हो जाती है। ठीक है। तो अब देखो हम किस बंदे में चाहेंगे कि उसके ब्लड में क्या हो कि दूसरा मजीद बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब ना हो, हम उसके ब्लड में कम करना चाह रहे हैं बाइकार्बोनेट। तो जाहिर सी बात है जिस बंदे को अल्कलोसिस होगी हम उसको ये ड्रग देंगे ना, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि मजीद बाइकार्बोनेट ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो, क्योंकि पहले ही ज्यादा है। तो हम उन बंदों को दे देंगे जनाब ये दूसरा असीटाजोलामाइड दे देंगे। देन और किस बंदे में होती है हमारे पास अल्कलोसिस, तो एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस हमने पहले भी देखा था कि जब बंदा पहाड़ों पे जाता है, फॉर एग्जांपल ये जनाब बंदा पहाड़ पे चला गया तो उधर क्या होती है, डिक्रीज ऑक्सीजन होती है। तो जब कम ऑक्सीजन होती है तो बॉडी क्या कम ऑक्सीजन को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, बंदा जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो जब वो जल्दी जल्दी सांस लेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकाल देगा। तो उसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी है, कम हो गई है। तो आपको पता है जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए तो बंदे को अल्कलोसिस हो जाती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एसिड की नेचर होती है। तो आपने क्या किया, एसिड को बाहर हवा में फेंक दिया, तो जाहिर सी बात है पीछे जो ब्लड बच गया उसमें क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस हो जाएगी। इट मीन्स कि ये भी क्या होती है, अल्कलोसिस होती है। ठीक हो गया। तो हम अल्कलोसिस को कैसे ट्रीट करेंगे, हम ट्रीट कर देंगे बंदे को जनाब असीटाजोलामाइड दे देंगे। वो कहेगा कि एक बंदा है उसने पहाड़ों पे जाना है, बड़ी जल्दी उसने पहाड़ों पे जाना है, तो आप उसको कौन सी मेडिसिन दोगे जिससे उसको मतलब ये दूसरा अल्कलोसिस वाला मसला उसको नहीं होगा। तो आपने उसको जनाब दे देनी है असीटाजोलामाइड। और ये इस तरह करके इसका एमसीक्यूज आता है। ठीक हो गया जी। दो हमने कंडीशन देख ली अल्कलोसिस वाली। देन दो और कंडीशंस हैं, वो हमने पहले नहीं पढ़ी हुई। वो ये कि ये जो हमारा होता है ना दूसरा दूसरा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जिसको हम इनहिबिट कर रहे हैं, ये बाइकार्बोनेट वगैरह, ये जरूरी होता है दूसरा हमारे पास एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन के लिए और साथ में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन के लिए। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो हमारा दूसरा कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ना, ये जरूरी है किसके लिए, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन के लिए, और साथ में किसके लिए जनाब, हमारे पास जो दूसरा होता है ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसकी प्रोडक्शन के लिए। ठीक हो गया जी। तो अब देखो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन, एक्वस ह्यूमर होता कहाँ है, हमारी जो आई होती है ना, फॉर एग्जांपल ये मैं बना देता हूँ, क्या है कि जनाब आई है हमारी, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक लेंस के पीछे वाला और एक लेंस से आगे वाला। तो ये जो पीछे होता है हमारा विट्रस फ्लूइड होता है, और इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, और जो आगे होता है ना लेंस से आगे आगे, उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक हो गया। तो अब देखो इसकी प्रोडक्शन के लिए, ये जो एक्वस ह्यूमर है इसकी प्रोडक्शन के लिए लाजमी क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक हो गया जी। अब देखो हमने क्या किया कि इधर क्या हुआ है कि इस एक्वस ह्यूमर की वजह से बड़ा हुआ है क्या, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, यानी कि इधर ये जो एक्वस ह्यूमर है ना ये ज्यादा हुआ पड़ा है, इसकी वजह से क्या है, इंट्राओक्यूलर, यानी कि इधर जो आई है उसके अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो अब इसको आप कैसे ट्रीट करोगे, आप इसको जनाब दे दोगे असीटाजोलामाइड। असीटाजोलामाइड क्या करता है, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम था, ये जो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम था, ये जरूरी था एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन के लिए। आपने क्या किया कि दूसरा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, तो इसकी वजह से एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम यही तो चाह रहे थे कि एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए, क्योंकि प्रेशर जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो पहले ही बड़ा पड़ा है, अगर ये बड़ा रहेगा तो ये आई को क्या है कि बंदे को ब्लाइंड भी कर सकता है। तो आपने इसको ट्रीट कर लेना है बाय गिविंग असीटाजोलामाइड। तो यही आ गया ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए। हम ग्लूकोमा का मैंने आपको बताया ना कि ये जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये आगे नर्व्स को डैमेज कर देगा, नर्व्स डैमेज होंगी तो बंदा ब्लाइंड हो सकता है। तो ग्लूकोमा यही होता है कि बिकॉज ऑफ
इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, नर्व्स का डैमेज होना और देन बंदे का ब्लाइंड हो जाना, उसको हम कहते हैं ग्लूकोमा। तो आप उसको कैसे बचा सकते हो, आप उसको असीटाजोलामाइड दे के बचा सकते हो। देन सेम थिंग है ब्रेन में। ब्रेन में क्या होता है, हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि सेरिब्रम में भी और स्पाइन में भी ये एक फ्लूइड सा होता है, और इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और साथ में क्या है कि जनाब कशन प्रोवाइड करना, यानी कि हम आगे पीछे हिलें तो वो जो हमारा ब्रेन है ना, ये ऊपर हड्डियों के साथ ना लगे, और अगर जाहिर सी बात है इस तरह हड्डियों के साथ लगेगा तो ये डैमेज हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा होता है इस तरह। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए, हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज्यादा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, तो जब ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये नीचे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो हम इसको भी कैसे ट्रीट करेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की भी दूसरा सेक्रीशन के लिए क्या जरूरी था, हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको इनहिबिट कर दिया। जाहिर सी बात है, जब हम इसको इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हमने क्या किया, इधर फ्लूइड को कम कर दिया, जिसकी वजह से क्या है कि इधर प्रेशर कम हो गया। जाहिर सी बात है ना, फ्लूइड के ज्यादा होने की वजह से प्रेशर था, तो प्रेशर कम हो जाएगा और बंदा जनाब बच जाएगा, आप उसको बचा लोगे। तो हमारे पास सेकंड क्या आ गया कि हम इसको किस में देंगे, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में, यानी कि जिस बंदे में इधर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होगा उसमें भी आप क्या दोगे, असीटाजोलामाइड दोगे। ठीक हो गया जी। तो ये आगे हमारे पास इसके दूसरा हम इसको किन किन कंडीशंस में यूज करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म वही मैंने आपको बता दिया कि ये जो सीटाजोलामाइड होता है किसको इनहिबिट करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को। तो जिसकी वजह से क्या है कि जनाब सोडियम और बाइकार्बोनेट की क्या होती है, डायूरिसिस, यानी कि ये जो सोडियम और बाइकार्बोनेट इधर से रीअब्सॉर्ब हो रहे थे वो नहीं होंगे, वो इधर ही रहेंगे, सोडियम भी और हमारा जो HCO3 नेगेटिव है वो इन ट्यूब्यूल्स में ही रहेगा, और इधर से साथ में दूसरा वाटर को लेके, ये भी क्या आपको पता है ना, सोडियम भी क्या होता है, सोडियम और बाइकार्बोनेट भी क्या है, वो स्मॉल है, ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी वाटर वगैरह को लेके साथ में कहां पे चले जाएंगे, यूरिन में। तो इसी वजह से दूसरा उसने लिखा हुआ है कि साथ में सोडियम और बाइकार्बोनेट और इनकी क्या हो जाएगी, डायूरिसिस, कि ये भी यूरिन में चले जाएंगे और साथ में फ्लूइड को भी ले जाएंगे, यूरिन को बढ़ा देंगे। ठीक हो गया जी। तो इस तरह इसका इफेक्ट होता है। ये क्या करवाता है, डिक्रीज कर देता है टोटल बॉडी बाइकार्बोनेट स्टोर्स को, यानी कि ये इसने क्या किया, HCO3 नेगेटिव की, दूसरा इधर से रीअब्जॉर्प्शन को कम कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट कहाँ पे जा रहा है, यूरिन में जा रहा है। तो हमारा ये जो ब्लड है, ब्लड में जाहिर सी बात है बाइकार्बोनेट कम रह जाएगा। तो हम यही तो चाह रहे थे। तो और ये क्या कर रहा होता है, अल्कलाइनाइज यूरिन को कर रहा होता है। इसका क्या मतलब है, देखो जाहिर सी बात है, इधर ज्यादा से ज्यादा क्या आ रहा है, बाइकार्बोनेट आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, हमारे यूरिन में ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट आ रहा है। तो ये क्या होता है, अल्कली होती है ना, ये बेस होती है, तो ये यूरिन को क्या कर देता है, अल्कलानाइज कर देता है। और आपको पता है कि जब इसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड पीएच हो जाना, दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं मतलब अल्कलाइन हो तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड पीएच। तो आपको पता है यूरिन की पीएच जब इंक्रीज करती थी, तो हमने स्टोन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि इस बंदे में जनाब कैल्शियम फॉस्फेट बनने के, दूसरा स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही उसने लिखा हुआ है कि जब यूरिन की पीएच बढ़ेगी तो इस बंदे में जनाब कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि जिस बंदे को आप क्या दे रहे हो, असीटाजोलामाइड, अगर आप ज्यादा अरसे के लिए दोगे तो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया जी। देन एक और बात आपने इसके जो साइड इफेक्ट्स के बारे में याद रखनी है, वो ये कि ये चाहे हमारे पास हो असीटाजोलामाइड, चाहे हमारे पास लूप डायूरेटिक्स हो, चाहे हमारे पास ये दूसरा नीचे वाले थायाजाइड डायूरेटिक्स हो, ये इन सब में ना सल्फर ग्रुप होता है। ठीक है, ये आपने दूसरा लाजमी इस चीज को याद रखना है, इन सब में क्या होता है, सल्फा ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी जो है ना, कुछ कुछ लोग इस सल्फा ग्रुप के लिए क्या होते हैं, एलर्जिक होते हैं। इट मींस कि आपने इन बंदों को, ये जो सल्फा ग्रुप को एलर्जिक है, आपने इन बंदों को ये वाली सारी ड्रग्स नहीं देनी, ना सीटाजोलामाइड, ना लूप डायूरेटिक्स, ना थायाजाइड डायूरेटिक्स, क्योंकि दूसरा वो बंदा इसको एलर्जिक है, जब आप ये ड्रग उसको दोगे तो उसमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स होगा, और बंदे का दूसरा दूसरा काफी ज्यादा मसला हो जाता है उस बंदे को। ठीक हो गया जी। तो आपने इन बंदों को, और हमारे पास सल्फा ड्रग्स कौन सी होती हैं, हमने पढ़ी तो थी उसमें यूटीआई में, टीएमबी ट्राईमेथोप्रीन सल्फामेथोक्साजोल, ये तो एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक है और इसमें भी सल्फा ग्रुप होता है। तो जिस बंदे को क्या हो जनाब, सल्फा ग्रुप से एलर्जी हो, आपने उनको ये वाली ड्रग्स नहीं देनी होती। तो यही आप सब में पढ़ोगे कि अगर बंदे को सल्फा एलर्जी है तो सल्फा एलर्जी इसका क्या है, एक जनाब एडवर्स इफेक्ट है। देन देखो और क्या हमारे पास है, ये देखो हमने एक RTA पढ़ा था, रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, जिसमें क्या हो रहा था कि ये PCT से बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा था।
ठीक है, तो वो कौन सी टाइप थी, आरटीए टाइप 2। तो इट मींस कि जिस बंदे को आप असीटाजोलामाइड दे रहे हो उसका एक और साइड इफेक्ट क्या आ सकता है, प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 आरटीए। या आपने अभी नहीं पढ़ा हुआ तो आप दोबारा जाके उसको रिवाइज कर लो। इसमें क्या हो रहा था कि हमारी पीसीटी से बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो सीटाजोलामाइड वाले बंदे में भी तो बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जो एंजाइम लाजमी था कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसको ही इनहिबिट कर दिया है, इसकी वजह से बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। देन दूसरी बात यह है कि ये जो बंदा होगा ना, इसमें टिंगलिंग सेंसेशंस आ सकती हैं। ठीक है, मतलब वो कहेगा मुझे पाँव में और हाथों में सुइयां चुभती हैं। ये ड्रग आप दोगे और कुछ दिनों बाद वो आपके साथ इस वाले साइड इफेक्ट के साथ अपीयर कर सकता है कि उसको पाँव में और दूसरा हाथों में सुइयां सी चुभेंगी। इसको हम कहते हैं पैरास्थेसियाज। ये डायबिटीज वाले लोगों में पैरास्थेसियाज बड़े कॉमन होते हैं। अगर आपके घर में कोई है तो वो आपको कहेगा कि मुझे रात को या दिन को भी ना हाथों और पाँव में सुइयां चुभती हैं। तो ये सीटाजोलामाइड का एक साइड इफेक्ट है। ठीक हो गया जी। देन दूसरी एक और जो बात आपने याद रखनी है, इस बंदे में क्या होगा जनाब, हाइपोकलीमिया होगा। हाइपोकलीमिया क्यों होगा ये देख लो। आपको पता है ये इधर से सोडियम भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बाइकार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो आपको पता है कि जनाब इधर जब आता था सोडियम कलेक्टिंग डक्ट्स में, तो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने के लिए हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स किसकी कुर्बानी देती होती थी, पोटाशियम की। ठीक है, तो और किसकी जनाब, हाइड्रोजन को यूरिन में फेंक देती होती थी। तो देखो हमने ब्लड से किसको निकलवा दिया, पोटाशियम को। तो बंदे को क्या होगा, हाइपोकलीमिया। ये वही हमारा सेम कंसेप्ट है कि जब भी दूसरा हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स की तरफ सोडियम की डिलीवरी बढ़ेगी, वो सोडियम को बड़ा प्यार करती है, वो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए अपने दो बच्चों की कुर्बानी दे देगी, पोटाशियम की और हाइड्रोजन की। तो ब्लड में क्या है, पोटाशियम कम हो जाएगा, तो आपको क्या है, बंदे को क्या हो जाएगा जनाब, हाइपोकलीमिया हो जाएगा। देन लास्ट इसका साइड इफेक्ट आ गया अमोनिया टॉक्सिसिटी। अब अमोनिया टॉक्सिसिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हर बंदे में नहीं होगी, यानी कि जिसको आपने सीटाजोलामाइड दी उसको अमोनिया टॉक्सिसिटी नहीं होगी। इसमें आप रख लो, दूसरा लिख लेना है आपने, चाहे अभी लिख लो चाहे बाद में, कि ये जो बंदे को क्या होगा जनाब, लीवर उसका खराब होगा, यानी कि जिसको जनाब हिपैटिक दूसरा लिवर सिरोसिस होगी। ठीक है, हिपैटिक सिरोसिस होगी उसमें, यानी कि जिसका लिवर सुकड़ा हुआ होगा, लिवर खराब होगा, तो उसमें क्या है कि उस बंदे को अगर आप असीटाजोलामाइड दोगे तो उसमें अमोनिया टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमारा जो लिवर है ना, उसमें हम अमोनिया को मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं, ये पूरी यूरिया साइकिल चलती है, इस यूरिया और यूरिक एसिड बना रहे होते हैं। लेकिन जब बंदे का लिवर की सिरोसिस हो गया, लिवर सुकड़ गया, लिवर खराब हो गया, तो उसमें क्या है कि अमोनिया उस फॉर्म में, यूरिया और यूरिक एसिड वाली फॉर्म में नहीं जा रहा, तो ये ज्यादा से ज्यादा अमोनिया वाली फॉर्म में कहां पे जाएगा, ब्लड में जाएगा। देन ब्लड से कहां पे आ जाता है, हमारी इधर किडनीज में आ जाएगा ना, इधर अमोनिया। तो आपको पता है कि इस अमोनिया को रिलीज करने के लिए हम इधर से हाइड्रोजन को रिलीज कर रहे थे। ये अमोनिया और जनाब क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन मिलके कहां पे चले जाते होते थे, यूरिन में। लेकिन इस बंदे में मसला क्या हुआ, जिस बंदे को हम एसीटाजोलामाइड दे रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये यारी लगा लेता है इस बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, यानी कि ये जो इधर से बाइकार्बोनेट आ रहा था ना, उसके साथ यारी लगा लेता है। पीछे बेचारा अमोनिया अकेला बच गया। तो ये अमोनिया अब क्या करता है, अमोनिया वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में। तो अब देखो ब्लड में क्या हुआ कि इस बंदे में अमोनिया बढ़ गया, तो ये जो दूसरा ब्लड में अमोनिया बढ़ा हुआ है, ये आगे जाएगा कहाँ पे, ब्रेन में जाएगा ना, ब्लड ब्रेन में भी तो जाता है ब्लड। तो जब ये ब्रेन में जाता है तो इसको हम कहते हैं कि जनाब ब्रेन में अमोनिया की टॉक्सिसिटी हो गई है, ब्रेन में अमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इस बंदे बेचारे को होश ही नहीं होती, बड़ा इरिटेटेड सा बंदा होता है, बड़ा कंफ्यूज सा बंदा होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अमोनिया इन ब्लड। ठीक है जी, तो इंक्रीज अमोनिया इन ब्लड क्यों हुआ वो आपको सारा पता चल गया, लेकिन आपको सारा कंसेप्ट नहीं याद रहता। तो आपने क्या याद रखना है कि अगर आप एक बंदे को क्या है जनाब, लिवर एक बंदे का खराब है, तो उसमें आपने असीटाजोलामाइड नहीं देनी। क्यों नहीं देनी, इसकी वजह से क्या हो सकती है, अमोनिया की टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया हमारे पास अबाउट असीटाजोलामाइड। आपको बता देता हूं कि असीटाजोलामाइड था कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर था। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर था। इसने क्या, सोडियम और बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब नहीं होने दिया, और आगे सारे हमने इसके इफेक्ट्स देख लिए। ये दूसरा वो सारे इफेक्ट्स देख लिया, अब उसको रिवाइज नहीं मैं करता, बाद में देखेंगे। खैर हम अगली तरफ चलते हैं। अगला आ गया हमारे पास जनाब लूप डायूरेटिक्स। अब लूप डायूरेटिक्स कैसे काम करेंगे, लूप डायूरेटिक्स का हमने काम तो वैसे ही जो पीसीटी में, सॉरी उसमें जब नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी पढ़ी थी उसमें पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि ये प्रॉपरली काम कैसे करते हैं। ये हमें पता है कि ये जो हमारा होता है थिक
एक्सटेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उस पे काम कर रहे होते हैं। ये उधर से क्या करवाते हैं, जो सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा था, जो क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हो रहा था, जो पोटाशियम रीअब्जॉर्ब हो रहा था, सोडियम क्लोराइड पोटाशियम, ठीक है, इन सबको नहीं रीअब्जॉर्ब होने देते। और साथ में जनाब कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन सबको क्या है कि ये जनाब रीअब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो ये सारे रीअब्जॉर्ब इधर से नहीं होंगे, क्योंकि ये इस पंप को इनहिबिट कर देंगे। जब ये दूसरा सोडियम पोटाशियम, ये जनाब आ गया 1 सोडियम 1 पोटाशियम और 2 क्लोराइड, ये मैंने आपको बताया था ना, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो ये जब इस चैनल को इनहिबिट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें कहाँ पे चली जाएंगी, यूरिन में, और साथ में वाटर को भी ले जाएंगी, क्योंकि वाटर तो इनके पीछे पीछे भागता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या करवा देंगे, डायूरिसिस करवा देंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को निकाल देंगे बॉडी से। ठीक हो गया, ये आपको पता चल गया। अब देखो हमें कंसेप्ट तो हमारा इधर ही क्लियर हो गया कि ये क्या करवा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि बॉडी से ज्यादा फ्लूइड को रिमूव करवा रहे हैं, तो हम किन कंडीशंस में यूज करेंगे, जिनमें हमारी बॉडी में फ्लूइड ज्यादा हुआ होगा, जाहिर सी बात है उन्हीं कंडीशंस में यूज करें ना, क्योंकि ये क्या कि फ्लूइड को रिमूव करवा रहे हैं। तो किन कंडीशंस में हमारी बॉडी में फ्लूइड ज्यादा होता है, उन्हीं को देख लेते हैं। हमारे पास जो एडिमेटिव स्टेट्स होती हैं, यानी कि एडिमा होता है, एडिमा का मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये ब्लड वेसल है, अगर क्या है कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में फ्लूइड बढ़ जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, एडिमा। तो एडिमेटिव स्टेज हमारे पास कौन सी होती है, हार्ट फेलियर होती है, यानी कि जब हार्ट हमारा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता तो वो ब्लड को पंप नहीं करता, तो ब्लड क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल में रहेगा, जब ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल में रहेगा तो वो इधर बाहर लीक करना शुरू हो जाएगा, तो बंदे को क्या हो जाएगा, एडिमा। देन हमने दूसरी काज पढ़ी सिरोसिस, लिवर में क्या होती है, एल्ब्यूमिन बन रही है। अब देखो एल्ब्यूमिन का क्या काम था कि इसको इसने रखना था दूसरा फ्लूइड को अपने पास, लेकिन क्या है कि एल्ब्यूमिन अब लिवर एल्ब्यूमिन बना नहीं रहा, क्योंकि वो फेल हो गया, वो खराब हो गया, उसकी सिरोसिस हो गई है, वो सुकड़ गया है, तो जाहिर सी बात है ये फ्लूइड कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो बंदे को क्या हो जाएगा, एडिमा। देन हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ा था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या है कि दूसरा यूरिन में एल्ब्यूमिन जा रहा होता है, सारा जो एल्ब्यूमिन होता है वो यूरिन में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी एल्ब्यूमिन का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, तो बंदे को फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड इससे बेवफाई कर जाएगा, मतलब एल्ब्यूमिन से, और बाहर आएगा, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, एडिमा। देन अगर बंदे को क्या हो जनाब, पल्मोनरी एडिमा हो, यानी कि लंग्स में पानी भरा हुआ हो, तो जो भी एडिमेटेड स्टेट्स होती हैं उनमें जनाब हम चुपचाप बंदे को इंजेक्शन लगा देते हैं लूप डायूरेटिक्स का। अगर लूप डायूरेटिक्स में मैं आपको स्पेसिफिकली कहूं तो आपने जो एक नाम कभी नहीं बोलना वो है फ्यूरोसेमाइड, बाकी ये भी है ब्यूमेटेनाइड है, टोर्सिमाइड है, लेकिन आपने जो नाम कभी नहीं बोलना वो है फ्यूरोसेमाइड। मोस्टली जो हमारा गवर्नमेंट में उधर हमने इंजेक्शन इसका यूज करते रहे, उसका ब्रांड नेम था लेजिस, तो ये उधर आपका बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है। इट मीन्स कि एडिमेटेड स्टेज आपके पास ये जो सारी हैं, इनमें आपने क्या है कि इसका इंजेक्शन देंगे, वो क्या करेगा कि ये जो सारा दूसरा फ्लूइड बड़ा हुआ है ना, उसको कहाँ पे फेंक देगा जनाब, यूरिन में। कैसे फेंकेगा कि वो दूसरा दूसरा इस फ्लूइड को लालच देगा इन सब का, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड फलांडम का, तो फ्लूइड इनके पीछे पीछे जाएगा और कहाँ पे चला जाएगा, गटर में ले जाएगा, ये सारी चीजें उसको गटर में ले जाएंगी, डायूरिसिस करवा देंगी। देन हाइपरटेंशन में यूज करेंगे, हाइपरटेंशन में जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, इधर फ्लूइड बढ़ा हुआ है, तो हमें पता था कि जब भी पाइप में पानी बढ़ता था तो प्रेशर बढ़ जाता था, तो हमने पानी को क्या किया, निकाल दिया, यूरिन में फेंक दिया, तो इधर पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो पानी कम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इट मीन्स के हाइपरटेंशन को भी हम दूसरा फ्यूरस लूप डायूरेटिक्स को हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, और हम मोस्टली इसी के लिए इमरजेंसी में इसको यूज करते होते थे, मैंने जो देखा है, ठीक है। उसको हम दूसरा कौन सी हाइपरटेंशन को अगर मोर मैं स्पेसिफिकली कहूं, जो बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन, स्वेयर हाइपरटेंशन, मोर देन 180 उसका सिस्टोलिक बीपी होगा, और मोर देन 110 जो है ना उसका अगर डायस्टोलिक बीपी हो, तो फिर आप दूसरा डायरेक्टली किसका इंजेक्शन लगाते हो, इसका दूसरा लेजिक्स का इंजेक्शन लगाते हो, जो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को निकाल देगा और बंदे का बीपी जो है ना वो नॉर्मल आ जाएगा, वो 140-60 तक, जब इसका इंजेक्शन लगाते थे ना 140-60 तक इजिली आ जाता होता था, तो फिर हम थोड़ा सा सुकून में आ जाते थे कि अब ठीक है। अगर बीपी उसका बढ़ा रहता है तो फिर दूसरा बंदा मर भी सकता है, अगर ब्रेन की दूसरा ब्लड वेसल फट जाए, खैर वो बाद की बात है। तो अगर बंदे को स्वेयर हाइपरटेंशन हो तो आपने ये फ्यूरोसेमाइड, देन हमने क्या है कि जाहिर सी बात है हाइपर कैल्सीमिया में भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कैल्शियम को ज्यादा से ज्यादा यूरिन में फेंक रहा है, ठीक है, तो हम हाइपर कैल्सीमिया में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो ये तो चलें ठीक हो गया, कुछ चीजें हैं जो इसकी मतलब कुछ नहीं, एक चीज जो हमने अभी पढ़नी है वो इसकी एफिकेसी को कम कर देती है। अगर देखो फॉर एग्जांपल इधर ये दूसरा एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये जो किडनी की तरफ ब्लड लेके आ रही होती है, कोई चीज हो जो इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, तो जाहिर सी बात है किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो यूरिन में ये फ्लूइड को कम भेज सकेंगे, यानी कि ये इधर से जितने मर्जी आयन का लालच दे रहे हैं, जब पीछे से ही वाटर कम आ रहा है तो ये यूरिन में कैसे बढ़ा देंगे, पीछे से ही वाटर कम आ रहा है,
इट मींस कि जो चीज भी हमारी एफरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रिक्ट करेगी वो इसकी एफिकेसी को घटा देगी। कोई भी डायूरेटिक्स हम जो भी आगे पढ़ेंगे उनकी एफिकेसी कम हो जाएगी जब हमारी इफरेंट आर्टरियोल कंस्ट्रिक्ट करेगी। तो इफरेंट आर्टरियोल को कौन डायलेटेड रख रहा था? हमारे एनएसएड्स डायलेटेड रख रहे थे। तो हमने क्या किया, एनएसएड सॉरी यार प्रोस्टाग्लैंडिन से दूसरा इसको ओपन रख रहे थे। कौन? प्रोस्टा ग्लैंडिन। तो हमने जब बंदे को क्या दी जनाब, एनएसएड्स दी, यानी कि ब्रूफन दी, डाइक्लो दी, ये सारी चीजें दी। तो क्या हुआ कि जनाब उनको हम क्या कहते हैं, एनएसएड्स। तो उन्होंने क्या किया, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर दिया। आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन एफरेंट आर्टरियोल को डायलेट कर रहे थे, लेकिन जब हमने प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट किया तो हमारी जो एफरेंट आर्टरियोल है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी। इट मींस कि किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम ब्लड फ्लो जाएगा, तो इधर से कम फिल्टर होगा, कम फिल्टर होगा तो यूरिन में कम जाएगा। इट मींस के ये जो हमारे पास होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, एनएसएड्स, वो क्या करती हैं, दूसरा डायूरेटिक्स की एफिकेसी को कम कर देती हैं, क्योंकि ये किडनी की तरफ ब्लड ही कम भेज रही हैं। तो हमारे डायूरेटिक्स जितना मर्जी टिल लगा ले, जितना मतलब फ्लूइड आएगा वो उसी में से यूरिन में भेजेंगे ना। अब फ्लूइड ही कम आ रहा है तो वो बेचारे कैसे उसको दूसरा ज्यादा ज्यादा यूरिन में भेजें। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जनाब ये दूसरा मैं कहता हूं कि ये लेग है बंदे की, ठीक है जी, ये लेग्स हैं, लेग्स में ये ब्लड वेसल्स हैं और ये बाहर फ्लूइड पड़ा हुआ है। अब देखो ये जनाब सारा फ्लूइड आ गया इधर और ये हमारी ब्लड वेसल में आ गया। अब इधर से आगे जा ही नहीं सक रहा, आगे जैसे जा ही कम मतलब फ्लूइड रहा है किडनी में, तो वो कैसे यूरिन में फेंकेगी। तो ये आपका कंसेप्ट होगा कि अगर आप एफरेंट आर्ट्रियोल का कोई भी कॉन्स्ट्रिक्टर देते हो तो जनाब उससे क्या होगा, बंदे को दूसरा ये वाला साइड इसकी जो लूप डायूरेटिक्स हैं इनकी एफिकेसी कम हो जाएगी। ठीक हो गया जी। देन हम आगे चलते हैं। आगे ये कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं हमारे पास दूसरा लूप डायूरेटिक्स के। बल्कि साइड इफेक्ट्स से पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनको हमने क्या सल्फोनामाइड लूप डायूरेटिक्स का, क्योंकि इनमें क्या होता है सल्फा ग्रुप होता है, वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। ये क्या कर रहे होते हैं, इनहिबिट कर देते हैं को ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, कौन सी को ट्रांसपोर्ट को, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड की। यानी कि इधर से जो को ट्रांसपोर्ट हो रही थी, मैंने आपको 3 बताए थे सोडियम पोटाशियम क्लोराइड की, उसको इनहिबिट कर देते हैं। कहाँ पे, थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनले में, वो हमें पता है। ठीक हो जाए, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, अबोलिश करते हैं हाइपरटोनिसिटी ऑफ मेड्यूला को। अब इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि ये जब आते हैं ना, ये इधर सोडियम आ गया जनाब, क्लोराइड आ गया, पोटाशियम आ गया, ये जब रीअब्सॉर्ब होके इधर आ जाते हैं तो ये जो मेड्यूला होता है, आपको पता है कि इससे ऊपर ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, ये नीचे वाला कहाँ पे होता है, मेड्यूला में। ठीक है, तो अब देखो ये मेड्यूला की हाइपरटोनिसिटी बना रहे थे। आपको पता है जब सोल्यूट्स किसी जगह पे ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। अगर कम हो किसी जगह पे तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। तो अब देखो जब इधर दूसरा ये सोडियम आ रहा था, क्लोराइड आ रहा था, पोटाशियम आ रहा था, तो ये जो थिन असेंडिंग लूप ऑफ एनले था, इधर वाटर लीक करके इधर रीअब्सॉर्ब हो रहा था इसकी वजह से। लेकिन हमने क्या किया कि इनको इनहिबिट कर दिया। ठीक है, इस वाले पंप को इनहिबिट कर दिया जो इधर सोडियम को, क्लोराइड को, पोटाशियम को भेज रहा था। तो जाहिर सी बात है इधर की हाइपरटोनिसिटी जो थी, जो इन आयंस की वजह से बन रही थी, वो कम हो जाएगी। तो हम उसने वही बात की है मेड्यूला की, ये क्या करते हैं, एबोलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं हाइपरटोनिसिटी को। ये जो हाइपरटोनिसिटी बन रही थी ऑफ मेड्यूला, यानी कि ये जो मेड्यूला में हाइपरटोनिसिटी बन रही थी, ये उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने इस पंप को इनहिबिट कर दिया जो कि सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करवा के इधर मेड्यूला में ला रहा था। जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड नहीं बनेगा। कंसंट्रेटेड यूरिन कब बनता था, जब ज्यादा से ज्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती थी। लेकिन अब क्या है कि ये आयंस भी इस वेसल के अंदर रह रहे हैं, मतलब ट्यूब के अंदर रह रहे हैं, और दूसरा हमारा जो फ्लूइड है वो भी ट्यूब के अंदर रह रहा है। तो ये सारे जो है ना हाइपोटोनिक फ्लूइड बना के और कहाँ पे चले जाएंगे, यूरिन में। सारे मिल मिला के कहाँ पे चले जाएंगे, यूरिन में। ठीक हो गया। तो बाकी ये मैंने आप लोगों को प्रोस्टाग्लैंडिन का बता दिया। देन आगे अब हम इसके देखते हैं कि जनाब साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। तो वही जो फायदे थे वही आप इसके जनाब साइड इफेक्ट लगा लो। देखो ये क्या करवा रहा था, हमारे दूसरा सोडियम को ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे भेज रहा था, इधर भेज रहा था ना सोडियम को कलेक्टिंग डेस्क के पास। तो जाहिर सी बात है बॉडी ज्यादा से ज्यादा सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए पोटाशियम को बाहर फेंक देगी। तो यही बंदे को क्या होगा जनाब, हाइपोकलीमिया होगा। देन देखो मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी इधर से, तो जाहिर सी बात है बंदे को क्या होगा जनाब, हाइपोमैग्नीशियमिया होगा। देन देखो फ्लूइड ज्यादा रिमूव हो रहा है बॉडी से, तो बंदे को क्या होगी जनाब, डिहाइड्रेशन होगी। तो एलर्जी वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सारे इनमें सल्फा ग्रुप होते हैं तो एलर्जी हो सकती है। देन और बंदे को क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का भी हमें पता है कि जब बॉडी कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम को रीअब्सॉर्ब करती है तो वो 2 आयंस की कुर्बानी देती है, पोटाशियम की और किसकी जनाब, हाइड्रोजन की, सॉरी,
और किसकी कुर्बानी देती है जनाब इधर, एक तो पोटाशियम की और एक किसकी, हाइड्रोजन की। तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन यूरिन में जाएगा, ब्लड में हाइड्रोजन कम, तो बंदे को क्या हो जाएगी जनाब, अल्कलोसिस हो जाएगी। ठीक हो गया। देन हमने पिछले ही लेक्चर्स में पढ़ा है कि ये दूसरा जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं, हमने दूसरा ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस वाले लेक्चर में पढ़ा था कि इनके खिलाफ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ट्यूब्यूल्स की और जो इंटरस्टिशियम है उधर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से वो सारा एरिया इन्फ्लेमेशन होगी, डैमेज होगी, तो वो सारा एरिया डैमेज हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्राइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेफ्रॉन। ये हमने पढ़ लिया था। अब देखो एक और चीज जो आपने लोक डायूरेटिक के बारे में याद रखनी है वो ये है कि ये ऑटोटॉक्सिक होते हैं, यानी कि ये कानों के लिए टॉक्सिक होते हैं, कानों को दूसरा कानों को नुकसान देख सकते हैं। तो इसको आपने इस तरह याद रख लेना है कि आजकल ज्यादातर मतलब ये कान है ना जनाब, तो ये इस तरह की लूप वाली बालियां चली हुई है ना, ठीक है, इयर रिंग्स, तो आपने इस तरह याद रख लेना है कि ये जो लूप वाली दूसरा बालियां ना वो कानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो लूप डायूरेटिक्स क्या होते हैं, ऑटोटॉक्सिक होते हैं कानों के लिए। ठीक हो गया जी, उसको हम कहते हैं ऑटोटॉक्सिक। देन और क्या कि ये जनाब गाउट करवा सकते हैं। गाउट का मतलब, गाउट में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है यूरिक एसिड, कहाँ पे, हमारे ब्लड में। तो यार ये देखो ना, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को बाहर फेंक रहे हैं, जब ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड होगा तो हमारा ये जो यूरिक एसिड है इसको एक्सक्रीट करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें दूसरा वाटर चाहिए होता है। तो ये बॉडी में क्या कर रहे हैं, वाटर को कम कर रहे हैं, तो हमें यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन के लिए क्या चाहिए था, वाटर। तो अब देखो जाहिर सी बात है यूरिक एसिड आप बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो सकेगा क्योंकि वाटर कम है। हमने क्या करना था, यूरिक एसिड को वाटर को दोनों को साथ में मिला के यूरिन में फेंकना था, लेकिन वाटर कम है तो यूरिक एसिड ज्यादा से ज्यादा हम एक्सक्रीट नहीं कर सकेंगे, तो बंदे में क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड का ब्लड में लेवल ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं जनाब गाउट। ठीक हो गया जी। अब तो इसको आपने याद कैसे रखने हैं, इसको जो मैंने टोटका रखा हुआ है इसके याद करने का वो सिंपल है। ये जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं ये लूजर्स होते हैं, ये एल से लूप और एल से लूजर्स। ये लूजर्स कैसे हैं, ये हर चीज को लॉस कर देते हैं। देखो सारे आइंस को इन्होंने क्या किया, यूरिन में फेंक दिया, फ्लूइड को भी यूरिन में फेंक दिया। तो आप इसका सिंपल याद रख लो कि ये जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं वो होते हैं जनाब हमारे लूजर्स होते हैं। ये सारे फ्लूइड को बाहर फेंक देते हैं और सारे आइंस को भी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। तो ये था हमारे पास लूप डायूरेटिक्स का। अब हम इसको, यही सेम कंसेप्ट है उस और इसका एक और मतलब इसमें आ गया हमारे पास एथाक्राइनिक एसिड। एथाक्राइनिक एसिड देखो हमारे पास मसला क्या आ रहा था कि ये जो लूप है, जिस बंदे में आप देखो सल्फा ग्रुप को एलर्जी है उसको हम लूप डायूरेटिक्स तो नहीं दे सकते, तो लेकिन हम उस बंदे को एडिमा भी है तो हम उसके एडिमा को कैसे ठीक करेंगे, हम उस बंदे को देंगे जनाब एथाक्राइनिक एसिड, क्योंकि इसमें सल्फर ग्रुप नहीं होता। इसमें सल्फर ग्रुप नहीं होगा तो नो एलर्जी हो गई। इट मींस कि जो पेशेंट सल्फर ग्रुप को एलर्जिक होंगे उनको हम क्या दे देंगे जनाब, एथाक्राइनिक एसिड दे देंगे। ये सेम इफेक्ट करेगा, ये भी वही को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करेगा और बाकी ये सारे इसके जनाब सेम होंगे। सिर्फ क्या है कि इसमें जो हमारे पास सल्फर ग्रुप है वो नहीं होता, और ये क्या है कि जनाब थोड़ा सा ज्यादा टॉक्सिक होता है, यानी कि कानों के लिए ज्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो जिसमें सल्फा की एलर्जी होगी उसमें आप जनाब एथाक्राइनिक एसिड यूज कर लोगे। ओके हो गया। देन हम इसमें क्लियर है। आगे आगे जनाब हमारा थायराइड डायूरेटिक्स, तो इसका हमें पता था, इसको जिस तरह मैंने याद रखा हुआ है वो चलो आपको पहले बता देता हूँ कि ये जनाब थोड़े समझदार हैं। लोग डायूरेटिक्स क्या थे, लूजर्स थे, वो हर चीज को लूज कर रहे थे। लेकिन ये क्या है कि जनाब थोड़े से समझदार हैं। ये क्या करेंगे, ये कुछ चीजों को बचा के रखेंगे। कौन सी चीजों को बचा के रखेंगे, ये जनाब हमारा जो कैल्शियम होता है उसको बचा के रखेंगे, उसको यूरिन में नहीं जाने देंगे। लोग तो कैल्शियम को भी यूरिन में फेंक रहे थे। खैर हम इनको देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ये हमें पता है कि हमारे पास ये जो दूसरा डीसीटी होती है उधर एक ट्रांसपोर्टर होता है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहा है। और ये जो दूसरा थायराइड डायूरेटिक्स है ये इसको इनहिबिट कर देंगे। जाहिर सी बात है इनहिबिट करेंगे तो सोडियम और क्लोराइड कहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा, इधर। तो ये साथ में फ्लूइड को भी ले जाता होता है और बंदे को क्या हो जाएगी जनाब, डायूरेसिस हो जाएगी। और आपको पता है कि जनाब जब इधर ज्यादा से ज्यादा सोडियम आता है कोलेक्टिंग डक्ट्स के पास तो इसको रीअब्सॉर्ब करने के लिए बॉडी क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा किसको, पोटाशियम को बाहर फेंकेगी, और ज्यादा से ज्यादा किसको फेंकेगी, हाइड्रोजन को बाहर फेंकेगी। तो इसी के रिलेटेड सारे सेम हमारे पास इफेक्ट्स इसी के रिलेटेड है। अब देखो हम क्या किया कि हमने लूप डायूरेटिक्स दिए, तो वो क्या करवा रहे हैं, डायूरेटिक्स यानी कि दूसरा हमारा फ्लूइड को ज्यादा से ज्यादा रिमूव करवा रहे हैं, कहाँ पे, यूरिन में फेंक रहे हैं। तो हम किसको ट्रीट करने के लिए ये यूज करेंगे, हम जनाब हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इनको यूज करेंगे। कौन सी हाइपरटेंशन को, जो होगी माइल्ड और मॉडरेट हाइपरटेंशन, यानी कि लेस देन 180 उसका सिस्टोलिक बीपी यानी कि ऊपर वाला, और जो नीचे वाला है वो लेस देन 110 हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम थायराइड डायूरेटिक्स को प्रेफर करते होते हैं।
ठीक है, ये प्रेफर्ड है। और इसी तरह आपसे कोई पूछे कि दूसरा एडिमा में कौन से डायूरेटिक्स प्रेफर्ड है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये लूप डायूरेटिक्स प्रेफर्ड है। लेकिन अगर सवेयर हाइपरटेंशन हो तो उसमें कौन से प्रेफर्ड है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि लूप डायूरेटिक्स प्रेफर्ड है। खैर, तो इसको हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज कर लेंगे, वही हार्ट फेलियर को यूज करने के लिए दूसरा ट्रीट करने के लिए यूज कर लेंगे। जारी सी बात है, फ्लूइड को रिमूव कर रहे हैं, हार्ट से क्या होगा, वो दूसरा लोड हार्ट का कम हो जाएगा, वो हमने पहले पीछे सारा देख लिया। देन हम क्या है कि जनाब इसको हाइपर कैल्सी यूरिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। हाइपर कैल्सी यूरिया का क्या मतलब था कि हमारा ये जो यूरिन था इसमें कैल्शियम ज्यादा आ रहा था। तो आपको पता है कि जब यूरिन की तरफ कैल्शियम ज्यादा आता है, इधर मतलब ट्यूब्स में कैल्शियम ज्यादा होगा, तो वो स्टोन बनाने के दूसरा चांसेस, हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ज्यादा बनती थी। तो हम बंदे को उस चीज से बचाना चाहते हैं, तो हम उसको क्या दे देंगे, थायाजाइड डायूरेटिक्स दे देंगे। थायाजाइड डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये जनाब इधर से कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते होते हैं। इसका पूरा मैकेनिज्म हमने उसमें पढ़ लिया था ट्रांसपोर्ट में। फिलहाल जैसा आपको ये पता होना चाहिए कि थायाजाइड डायूरेटिक्स क्या करते हैं, हमारी जो दूसरा डीसीटी होती है उसमें से कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। तो जारी सी बात है, ज्यादा ज्यादा कैल्शियम कहाँ पे जा रहा है, ब्लड में, तो यूरिन में कम कैल्शियम आएगा, तो कम कैल्शियम तो कम स्टोन बनने के चांसेस। तो हमने जो हाइपर कैल्सी यूरिया था, यानी कि जो यूरिन में कैल्शियम ज्यादा आ रहा था, उस चीज को ट्रीट कर लिया, ठीक हो गया जी। तो देन हम वही कैल्शियम अब हमारे ब्लड में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो हम ओस्टियोप्रोसिस को भी ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं ना। देखो, ओस्टियोप्रोसिस कब होता था, आपको पता था कि जब बोन्स में से दूसरा बॉडी क्या है कि ये मिनरल्स को ब्लड में फेंकती होती थी, यानी कि कैल्शियम को निकालती होती थी। हमारा जो बॉडी है वो कैल्शियम की भूखी हो जाती थी, तो वो हड्डियों से कैल्शियम को निकालने लग जाती थी। आपको पता है पीटीएच इधर आके एक्ट करता होता था और वो हड्डियों से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में फेंकता होता था। इस अमल को हम क्या कहते थे, ओस्टियोप्रोसिस, यानी कि डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन हो रही थी। तो आपने क्या किया कि जनाब कैल्शियम को वैसे ही ब्लड में बढ़ा दिया, यानी कि इसकी भूख मिटा दी। कैसे, बाय इंक्रीजिंग रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी, तो वो हड्डियों में से कैल्शियम को नहीं निकालेगा। इस तरह बंदे की हम ओस्टियोप्रोसिस को ट्रीट कर लेंगे। देन इसका एक और यूज है, अब इसमें थोड़ा सा आपने घूमना नहीं है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ये हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो एडीएच होता है ना, वो एडीएच आके दूसरा एक्ट नहीं कर सक रहा होता। इसको मैं चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, इसकी पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो हमारे पास होता है जनाब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारी थी ना दूसरा कलेक्टिंग डक्स, ठीक है। कलेक्टिंग डक्स में क्या है कि हमारा एडीएच आके इन रिसेप्टर्स पे, जो बी2 रिसेप्टर्स होते थे ना, उन पे आके एक्ट करता होता था और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता होता था। लेकिन क्या है कि इस बंदे में जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस वाला है, वो एडीएच क्या है कि इन रिसेप्टर्स पे आके एक्ट नहीं कर सक रहा और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को नहीं बढ़ा सक रहा। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा से ज्यादा वाटर कहाँ पे जाएगा, यूरिन में जाएगा। तो इसको हम क्या कह देते हैं, डायूरिसिस, यानी कि इसको हम क्या कह देते हैं, पोलीयूरिया कह देते हैं ना। ज्यादा से ज्यादा मतलब जो दूसरा वाटर है वो कहाँ पे जा रहा है, हमारे यूरिन में जा रहा है। तो इस बंदे को हम ट्रीट कैसे करेंगे, इस बंदे को हम ट्रीट करेंगे जनाब थायाजाइड डायूरेटिक्स देके। थायाजाइड डायूरेटिक्स क्या करेंगे, थायाजाइड डायूरेटिक्स ये करेंगे कि इधर से जो ना हमने वही कि ये सोडियम का लॉस भी बढ़ा देंगे। सोडियम, इधर से सोडियम को रीअब्सॉर्ब नहीं होने दे रहे, तो सोडियम भी कहाँ पे चला जाएगा, यूरिन में। तो हमारे दूसरा ब्लड में क्या है कि दूसरा सोडियम भी कम हो जाएगा। जब हमारे ब्लड में सोडियम भी कम होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इधर से ज्यादा जो पीसीटी है ना, हमारी बॉडी क्या करेगी, एक रिस्पॉन्स करेगी और वो पीसीटी से सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। तो देखो हमने क्या किया, इनडायरेक्टली सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा लिया। कैसे, थायाजाइड डायूरेटिक्स देके। थायाजाइड डायूरेटिक्स ने क्या किया कि दूसरा सोडियम को भी, पहले तो वाटर सिर्फ जा रहा था ना यूरिन में, ऐसे ही है ना। मतलब मेनली क्या है कि जब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हुआ बंदे में, तो इस बंदे को क्या होता है, पोलीयूरिया, क्योंकि बॉडी क्या है कि वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर रही, कहां से, कलेक्टिंग डक्ट से। तो हमने क्या किया, बंदे को जनाब दिया थायाजाइड डायूरेटिक्स। थायाजाइड डायूरेटिक्स ने क्या किया, सोडियम को भी यूरिन में फेंकना शुरू कर दिया। जब हमारी बॉडी में सोडियम भी कम हुआ तो बॉडी ने क्या किया, ये उसको रिस्पॉन्स किया, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स किया। और उन्होंने जो पीसीटी थी ना, ये तो चलो खराब थी, इधर से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी, तो उसने क्या किया, पीसीटी से ज्यादा सोडियम की वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दी। तो जारी सी बात है, अब इधर वाटर आएगा ही कम, तो कम इसमें जाएगा दूसरा यूरिन में। तो हमने उस बंदे के पोलीयूरिया को ट्रीट कर लिया, यानी कि जो ज्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा था हमने उसको ट्रीट कर लिया। अगर आपको इधर इसकी समझ नहीं लगी तो जब हम नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ेंगे उधर मजीद अच्छे से पढ़ लेंगे। सिंपली आप याद रख लो कि आपने थायाजाइड डायूरेटिक्स दे के इनडायरेक्टली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाया है फ्रॉम टीसीटी, यानी कि किडनी से आपने इसकी रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया है। तो ये सारे आगे क्लिनिकल यूजेस, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड होती है,
क्लोरथैलिडोन होती है और जनाब मेटोलाजोन होती है। और इसको ना हम ज्यादातर, अगर आप पूछो कि इन दोनों में से हम किसको प्रेफर करते होते हैं हाइपरटेंशन के लिए, तो हम इसको प्रेफर करते होते हैं क्लोरथैलिडोन को। ठीक हो गया जी। देन अब देखो ये, अब बाकी हमने एक्शन पढ़ लिया कि ये इनहिबिट कर रहा था सोडियम और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को, जिसकी वजह से क्या है कि जनाब डाइल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ नेफ्रॉन क्या हो रही थी, कम हो रही थी। डाइल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ नेफ्रॉन का क्या मतलब है यार, ये देखो ना, इधर से आपको पता है कि जब डीसीटी से दूसरा यूरिन गुजरता होता था तो वो इसमें से सोडियम को भी रीअब्सॉर्ब कर लेती थी, कैल्शियम को भी रीअब्सॉर्ब कर लेती थी, तो पीछे जो यूरिन बच जाता होता था वो डाइल्यूट होता था। अब आपने इस चीज को इनहिबिट कर दिया तो वो सोडियम भी इधर ही रहेगा, क्लोराइड भी इधर ही रहेगा, तो इट मीन्स कि अब ये दूसरा यूरिन जो है, ये इधर जो फ्लूइड है वो डाइल्यूट नहीं होगा। तो आपने क्या किया, डिक्रीज कर दिया डाइल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ नेफ्रॉन को। बाकी हमें पता है कि इस बंदे में कैल्शियम की एक्सक्रीशन जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी और रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स वही हैं, आपको पता है सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी कैल्शियम पोटाशियम को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालती है, इधर से दूसरा हमारी दूसरा कोलेक्टिंग डक्ट से। देन किसको बाहर निकालती है, हमारे हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से बंदे को क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी। देन और क्या होगा जनाब, बंदे को हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया क्यों होगा, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है जनाब, ज्यादा से ज्यादा इधर से दूसरा जब करेगी ना सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब, तो वाटर का फॉर एग्जांपल ये जनाब गिलास है, इसमें क्या है कि ये फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड है, तो ब्लड में ज्यादा से ज्यादा बॉडी क्या कर रही है, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, और क्या है कि इसमें सोडियम क्या हो जाएगा, कम होगा, तो इस वजह से बंदे को क्या हो जाएगा, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। ये जो मैंने आपको कंपनसेटरी रिस्पॉन्स बताया है, जब इधर से सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होता तो बॉडी इधर से सोडियम और वाटर को ज्यादा रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। जब इधर से वाटर ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो हमारी जो ब्लड वेसल है इसमें वाटर ज्यादा हो जाएगा और सोडियम कम हो जाएगा, तो बंदे को क्या हो सकता है जनाब, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। देन इसकी वजह से जो हमारे थायराइड डायूरेटिक्स हैं ये हाइपरग्लाइसीमिया भी करवाते होते हैं, क्योंकि ये जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बंदे को क्या है कि जनाब हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। देन हाइपर लिपिडीमिया भी हो सकता है, यानी कि लिपिड्स बढ़ जाएंगे, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और जनाब कैल्शियम दूसरा बढ़ जाएगा। कैल्शियम क्यों बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, इधर से ज्यादा कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन, तो बंदे को हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, और क्या है कि ये जब हम थायराइड डायूरेटिक्स देते हैं तो ये पीसीटी से यूरिक एसिड की भी रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, ताकि इसके पीछे पीछे जनाब वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, तो इस वजह से बंदे को क्या हो जाता है जनाब, हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। और बाकी इस बंदे को हाइपर लिपिडीमिया भी हो सकता है। तो आपने इसको किस तरह याद रख लेना है, हाइपर ग्लू से। ठीक है, तो ये उसने GLU, जी से जनाब ग्लाइसीमिया, यू से दूसरा यूरिक एसिड, एल से हमारा ये आ गया लिपिडीमिया, और दूसरा सी से आगे जनाब हाइपर कैल्सीमिया। कंसेप्ट सारे आपको इसके बारे में पता चल गए। बाकी ये सल्फा एलर्जी वाला तो हमें पता है कि ये जो तीनों जगह थी, मतलब हमारे जो थे ना, असीटाजोलामाइड था, लोब डायूरेटिक्स थे, और जो थायराइड डायूरेटिक्स थे, इनमें सल्फा ग्रुप होता है, तो सल्फा के मतलब इसके अगेंस्ट क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। तो आपने याद कैसे रखना, थायराइड क्या होता है, थोड़ा समझदार होता है, थोड़ा समझदार होता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या करता है जनाब, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर, बाकी न्यूट्रिएंट्स को तो वो फेंक ही रहा है यूरिन में, मतलब बाकी आयंस को, न्यूट्रिएंट्स नहीं सॉरी, बाकी आयंस को तो यूरिन में फेंक ही रहा है, लेकिन ये कैल्शियम को बचा लेता है। ज्यादा समझदार नहीं है, तो लूप था वो, तो बिल्कुल ही लूजर था, वो हर चीज को यूरिन में फेंक रहा था। ठीक हो गया। देन आगे चलते हैं। आगे आ गया हमारा दूसरा पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स नेम से ही जाहिर है ये क्या करेंगे, पोटाशियम को रिजर्व कर रहे होंगे, यानी कि पोटाशियम को ज्यादा से ज्यादा ब्लड में बढ़ा रहे होंगे। ये यूरिन में नहीं फेंक रहे, लूप भी फेंक रहा था पोटाशियम को, ये समझो पोटाशियम के कदरदान है, वो पोटाशियम को गटर में फेंक रहे थे, लेकिन ये नहीं फेंक रहे, उसको बचा रहे हैं, तो इसी वजह से इसका नाम हमने डाल दिया पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। अब ये मतलब अपना सारा एक्शन कैसे करेंगे, इसको हमने खैर पहले भी पढ़ा हुआ था, लेकिन इसके लिए ना मैं चलो इधर बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या है जनाब, ये हमारे पास आ गया दूसरा कलेक्टिंग डक्ट्स आ गई, ये इधर। ठीक है, तो आपको पता है कि इधर जनाब एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स होते हैं, जिन पे आगे जनाब एल्डो लगता होता है, और क्या करवाता है कि इधर से सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन, इधर से सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है थ्रू इनएक चैनल्स, यानी कि एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, और क्या करवाता है इधर से पोटाशियम की एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, और साथ में हाइड्रोजन की कुर्बानी दे देता है, यानी कि इन दो आयंस की कुर्बानी दे देता है। ये हमने पहले पढ़ा था। अब ये वाली ड्रग्स कैसे काम करेंगी, ये ड्रग्स ऐसे काम करेंगी कि एल्डो को इन रिसेप्टर्स पे लगने ही नहीं देंगी, वो खुद आके इधर बाइंड हो जाएंगी। तो वो कौन सी ड्रग्स हैं, इसमें आ जाता है हमारे पास स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लीरिनोन। ठीक है, तो ये क्या है, कंपिटिटिव एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर, कंपिटिटिव
एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर इनहिबिटर्स हैं, यानी कि ये एल्डोस्टेरोन के साथ कंपीट करेंगी कि कौन इस पे आके लगेगा। तो ये आके जनाब हमारी ये वाली जो ड्रग्स हैं स्पाइरोनोलैक्टोन और जनाब हमारी आगे एप्लीरिनोन, तो ये दोनों आके मतलब इधर लग जाएंगी, चाहे हम स्पाइरोनोलैक्टोन दें या एप्लीरिनोन दें, तो वो इन रिसेप्टर्स पे आके लग जाएंगी और इसको इनहिबिट कर देंगी। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एक्शन था इसका सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन वाला और पोटेशियम की एक्सक्रीशन वाला और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन वाला वो नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया जनाब, जाहिर सी बात है सोडियम जाएगा और साथ में वाटर जाएगा, तो बंदे को क्या हो जाएगा, डायूरिसिस वाला इफेक्ट हो गया। और बाकी ये इधर से पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इधर ब्लड में पोटेशियम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इधर से हाइड्रोजन भी एक्सक्रीट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इधर ब्लड में हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि इस बंदे को उल्ट इफेक्ट होगा, इसको हाइपरकलीमिया होगा और साथ में एसिडोसिस होगी। उन दोनों में और चीज थी ना, उसमें दूसरा अल्कलोसिस हो रही थी और साथ में हाइपोकलीमिया हो रहा था, जो ऊपर दो डायूरेटिक्स पड़े हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ये वाला सारा काम कर लिया। देन इसमें दो और हैं, अमाइलोराइड और ट्राईएम्पटीन। वो क्या करती हैं कि वो इन रिसेप्टर्स को नहीं छेड़ती, वो डायरेक्टली इस इनएक चैनल को आको इनहिबिट कर देती हैं। जो हमारे पास अमाइलोराइड है और साथ में दूसरा हमारे पास ट्राईएम्पटीन है, वो क्या करेंगी कि जनाब इस चैनल को, इनएक चैनल को इनहिबिट कर देंगी। जाहिर सी बात है इधर से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं, और बाकी इफेक्ट वही सारा सेम आ जाएगा जो हमारे पास उधर आया है। बस इनका क्या है कि दूसरा क्या कहते हैं साइट ऑफ एक्शन अलग है। तो कौन सी आ गई हमारे पास, अमाइलोराइड और ट्राईएम्पटीन। तो इन सब इनको हमने क्या कह दिया जनाब, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ठीक हो गया। तो अब देखो आप किन कंडीशंस में इनको यूज करोगे। जाहिर सी बात है जिन कंडीशंस में एल्डोस्टेरोन ज्यादा है, वो ज्यादा एक्ट कर रहा है, वो ज्यादा सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवा रहा है, ज्यादा पोटेशियम बाहर भेज रहा है, ज्यादा हाइड्रोजन बाहर भेज रहा है, तो हम इस चीज को ट्रीट करने के लिए इसको यूज कर लेंगे। तो वही आ गया कि जब बंदे को क्या हो, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो, तो आपने इसको ट्रीट करने के लिए यूज कर लेना है। और बॉडी में क्या हो, पोटेशियम कम हो, तो जाहिर सी बात है ये पोटेशियम को बचा रही थी, रीअब्सॉर्ब करवा रही थी। तो इस वजह से अगर बंदे में हाइपोक्लीमिया तो उसमें आपने इसको यूज कर लेना है। देन अगर बंदे को हार्ट फेलियर हो, हार्ट फेलियर वाला वही सेम है कि ये फ्लूइड को बॉडी से निकाल देंगी, तो हमारी जो मोटर है यानी कि जो पंप है उस पर प्रेशर कम होगा, तो जाहिर सी बात है वो जो हमारा पंप है वो थोड़ा सा बेहतर काम करेगा, उस पर लोड कम पड़ रहा है। ठीक हो गया जी। हमारे पास जनाब के दूसरा, यार इसका मैं चलो थोड़ा सा आप लोगों को मजीद समझा देता हूँ। हार्ट फेलियर में हम इनको क्यों देंगे। हार्ट फेलियर में देखो जब हमने ये वाली ड्रग्स दी तो इन्होंने इधर से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी कम कर दी। ठीक है, इट मींस के सोडियम के साथ वाटर भी जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो यूरिन में चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है इधर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें वाटर, सोडियम और वाटर कम हो जाएगा, तो हमारा ये जो हार्ट है बेचारा अब इस पे लोड कम हो गया है। तो अब इसको कम मतलब पहले ये फेल है ना, तो अब इसको कम पंप करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस पे लोड कम है, तो इसकी एक कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। यानी कि आपकी मोटर खराब हुई पड़ी थी, आपने उससे क्या है कि लोड कम कर दिया ताकि वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो हार्ट फेलियर में आप इसको दे सकते हो। देन हेपेटिक एसाइटिस में ये वही ना, जब लीवर की सिरोसिस होती है, एल्ब्यूमिन कम होती है, तो आपके पेट में पानी पड़ जाने को हम क्या कहते थे, एसाइटिस कहते थे। तो उसमें भी आप क्या है कि जनाब स्पाइरोनोलैक्टोन को दे सकते हो, क्योंकि ये क्या है कि दूसरा ज्यादा पानी को कहाँ फेंकेगा, यूरिन में फेंकेगा। ठीक हो गया जी। देन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पिडस में दे सकते हो, वही हमने देखा इधर भी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पिडस, तो इसका वही सेम इफेक्ट है कि इधर से ज्यादा सोडियम जो है ना वो कहाँ पे जा रहा है जनाब, यूरिन में, तो बॉडी इधर से सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। इस वजह से हमने क्या किया, दूसरा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पिडस में इसको यूज कर लिया। यार नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पिडस में क्या हो रहा था कि हमारा एडीए चेक नहीं कर रहा था, तो इसकी वजह से वाटर ज्यादा कहाँ पे जा रहा था, यूरिन में जा रहा था। तो हमने ये चीज चाह रहे थे कि दूसरा ये वाटर ज्यादा यूरिन में ना जाए बल्कि इधर से रीअब्जॉर्ब हो, लेकिन ये इधर से तो रीअब्जॉर्ब नहीं हो सक रहा था, क्योंकि दूसरा हमारा जो एडीएच है वो एक्ट नहीं कर पा रहा था। तो हमने एक इनडायरेक्ट पाथवे यूज किया कि हमने सोडियम को भी यूरिन में फेंकना शुरू कर दिया। तो बॉडी ने इस चीज को कैसे रिस्पॉन्ड किया, बॉडी ने हमारी जो पीसीटी है उधर से क्या किया, दूसरा सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दी, जिसकी वजह से हमने इस बंदे का जो पोली यूरिया था डायबिटीज इंस्पिडस वाले का, वो हमने ठीक कर लिया, पीसीटी से वाटर को रीएब्जॉर्ब करके। यानी कि हमारी एक ट्यूब खराब थी तो हमने दूसरी जगह से अपना वो काम पूरा कर लिया। ठीक हो गया जी। तो उसके लिए हम प्रेफर किसको करते हैं जनाब, अमाइलोराइड को प्रेफर करते हैं। देन ये वाला जो है ना एंटी एंड्रोजन वाला इफेक्ट, दूसरा ये हम उधर भी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव में भी। फिलहाल मैं जस्ट आप लोगों को बता देता हूँ एंड्रोजन में हमारे कौन से आ जाते हैं, हमारा टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आ जाता है, यानी कि ये जो मेल हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोस्टेरोन आ जाता है। लेकिन फिलहाल आप जस्ट टेस्टोस्टेरोन को याद रखो। एंड्रोजन में क्या है कि टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, हमारा मेल हार्मोन है। ठीक हो गया। तो ये क्या है कि हमारी जो दूसरा
स्पाइरोनोलेक्टोन है वो इस टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज कर देती है। जब हमारे पास टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होता है तो जो मेल है ना उसमें फीमेल वाला हार्मोन ज्यादा हो जाता है, कौन सा, एस्ट्राडायोल। तो ये जब एस्ट्राडायोल ज्यादा होता है तो बंदे के जो ब्रेस्ट है ना वो उनकी क्या हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है, वो बड़े हो जाते हैं। तो जब मैन के ब्रेस्ट बड़े हो तो उसको हम क्या कहते हैं, गाइनेकोमेस्टिया। तो इस बंदे को जनाब क्या हो सकता है, गाइनेकोमेस्टिया। ठीक हो गया जी। देन हम इसको एक और जगह पे भी यूज करते होते हैं, ये जो एंटी एंड्रोजन वाला इफेक्ट है वो हम दूसरा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में यूज करते हैं। जस्ट इधर आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें पीसीओएस में क्या होता है कि बंदे में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि औरत जो है ना उसमें क्या होता है कि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। जब ये टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से आगे दूसरा सिस्ट सी बनती है। तो हमने क्या किया कि एंटी एंड्रोजन ड्रग्स दी, यानी कि ये जो स्पाइरोनोलेक्टोन दी उसने क्या किया कि ये टेस्टोस्टेरोन को कम कर दिया। तो उस बंदे की ये जो सिस्ट बन रही थी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से वो हमने ट्रीट कर ली। लेकिन फिलहाल आप ये चीज याद ना भी रखो तो मसला नहीं है, क्योंकि हमने रिप्रोडक्टिव में इसको दोबारा से पढ़ना है। तो अब देखो इसमें एडवर्स इफेक्ट्स कौन से आएंगे। जाहिर सी बात है जो ये चीजें काम कर रहा था ना वही उनको बढ़ा दो। तो ये दूसरा क्या कर रहा था, पोटाशियम को बचा रहा था। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा सियाना बन के बहुत ज्यादा ही बचा ले तो बंदे को क्या हो सकता है, हाइपरकलीमिया। और आपको मैंने बताया था कि जब हाइपरकलीमिया होता है तो बंदे की हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खराब हो जाती है, हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर सकता। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खराब होने को हम क्या कहते हैं, एरिदमियाज। और जब एरिदमियाज होते हैं तो फिर बंदे की डेथ होने के बड़े चांसेस होते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसकी वजह से क्या है कि बंदे की डेथ भी हो सकती है अगर आपने बहुत ज्यादा ये पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स दे दिए और बंदे को हाइपरकलीमिया बहुत ज्यादा हो गया और देन एरिथमियाज हो गया और बंदे की डेथ भी हो सकती है। बाकी ये मैंने आपको गायनेकोमेस्टिया वाला बता दिया कि बंदे में अगर आप ये ड्रग दोगे तो उसको उसका फीमेल लाइक ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो सकती है, जिसको हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। और ये क्या होता है, एंटी एंड्रोजन होता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन वगैरह को, डाइएड्रोटेस्टिन को क्या करेगा, ये कम करेगा। और बाकी वही मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसका साइड इफेक्ट था, क्योंकि ये क्या करवा रहा था, पोटाशियम को भी ज्यादा से ज्यादा बचा रहा था और हाइड्रोजन को भी ज्यादा से ज्यादा बचा रहा था। तो जाहिर सी बात है ब्लड में हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो उसको हम क्या कह देते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये मेरे ख्याल में सिंपल था। ये समझो कि उनसे ज्यादा सियाना था, ये इससे भी थायराइड डायूरेटिक से भी ज्यादा सियाना था। इसने क्या किया था, सिर्फ कैल्शियम को बचाया था। लेकिन ये जो है ना इसने कैल्शियम दूसरा साथ में हमारे पास इसका कैल्शियम पे तो कोई खास इफेक्ट नहीं होता, कैल्शियम अपने नॉर्मल वे में रहेगा। लेकिन इसने क्या किया, पोटाशियम को भी बचा लिया और साथ में हाइड्रोजन को भी बचा लिया। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारे पास पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। अगर इसमें आप सब भूल भी जाओ लेकिन आपने स्पाइरोनोलेक्टोन याद रखना है, मस्ट है। और ये जो सिर्फ स्पाइरोनोलेक्टोन है ना इसका ये एंड्रोजन वाले इफेक्ट होते हैं, बाकियों के एंड्रोजन वाले कोई इफेक्ट नहीं होते। ये भी आपने चीज याद रखनी है। मेरे पास क्या जियो, ये कन्वर्ट हो जाता था जिनसिन एंड में एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है जी। और ये इधर हमारे पास एंजाइम होता था रेनिन। और ये देन एंजियोटेंसिन 2 आपको पता है कि जनाब एल्डोस्टेरोन को दूसरा रिलीज करवाता होता था और जनाब वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता था, वो सारे इफेक्ट करता था। अब हमने सारी चीजें जो पढ़नी है ना वो सारी ड्रग्स इसी पे इफेक्ट करनी है और ये हमारी मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स हैं। आप अपने घर में भी देख लेना जो बीपी के लिए ड्रग्स होती हैं वो इन्हीं में से होंगी। सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। अब देखो हमने क्या किया, देखो रेनिन को इनहिबिट कर दिया। रेनिन को इनहिबिट करेंगे आगे ये एल्डोस्टेरोन बनेगा, नहीं बनेगा ना, जाहिर सी बात है ना, ये एटी टू बनेगा ना एल्डोस्टेरोन बनेगा, ना सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी, ना जनाब कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। ठीक है। तो इट मीन्स कि इस तरह हमने क्या किया जनाब, बंदे को बीपी को ट्रीट कर लिया। बीपी को कैसे ट्रीट किया, ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल में फ्लूइड बढ़ा हुआ हो या ब्लड वेसल क्या है कि दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो, ऐसा ही है ना। तो उसके मतलब पाइप तंग और उसमें फ्लूइड ज्यादा हो तो बंदे का बीपी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमने इसको कैसे ट्रीट किया, हमने ये वाला वेजो कंस्ट्रिक्शन वाला इफेक्ट भी खत्म कर दिया, वेसल समझो डायलेट हो जाएगी। और क्या किया कि इसमें जो ज्यादा सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो रही थी इसकी वजह से उसको भी खत्म कर दिया। तो इसकी वजह से क्या है कि बंदे का बीपी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहली ड्रग आ गई रेनिन इनहिबिटर्स। तो रेनिन इनहिबिटर्स में हमारे पास आ जाती है जनाब एलिसाइरन। इसको आपने किस तरह याद रखना है कि एलिसाइरन किल्स रेनिन। ठीक हो गया। तो ये इसका निमोनिक आ गया। ये क्या करती है, डायरेक्टली रेनिन को इनहिबिट कर देती है, ब्लॉक कर देती है कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजिन इनटू एंजियोटेंसिन 1। तो ये देखो एंजियोटेंसिनोजिन इनटू एंजियोटेंसिन 1 नहीं बन रहा और आगे वो सारे इफेक्ट्स नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है हम हाइपरटेंशन में यूज करेंगे। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या आएंगे, एडवर्स इफेक्ट्स भाई वही आएंगे ना। देखो इसको हम जनाब इस तरह देख लेते हैं कि जनाब हमारे पास ये आ गया
एल्डोस्टेरोन कलेक्टिंग डक्ट्स पे जाके एक्ट कर रहा होता है। ऐसे ही आपको पता है ना, इधर आगे जनाब एल्डो लगता होता था और इधर से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता था, इधर से पोटाशियम की एक्सक्रीशन बढ़ा देता था, इधर से जनाब हाइड्रोजन की भी कुर्बानी दे देता होता था। अब हमने क्या किया कि ये जो एल्डो तो आ ही नहीं रहा, जाहिर सी बात है, इधर से हमने ये वाला सारा रिएक्शन ही खत्म कर दिया, तो एल्डो आएगा, एल्डो नहीं आएगा। तो एल्डो नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि हमारा ये जो पोटाशियम बाहर जा रहा था ये नहीं जाएगा, इसका मतलब है ब्लड में पोटाशियम बढ़ जाएगा। ये जो हाइड्रोजन बाहर जा रहा था ये नहीं जाएगा, इसका मतलब है ब्लड में हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो ये वही साइड इफेक्ट आएंगे, बंदे को क्या हो गया, हाइपरकलीमिया हो गया, यानी कि इंक्रीज्ड लेवल ऑफ पोटाशियम इन द ब्लड। देन बंदे को हाइड्रोजन से ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, बंदे को जनाब एसिडोसिस हो सकती है। देन और क्या है कि और जो हमने इसमें याद रखना है वो ये देखो, हमने क्या पढ़ा था कि इस तरह हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल होती थी, ये जनाब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाती थी, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल होती थी, ऐसे ही है। तो इधर आके जनाब हमारा क्या एक्ट कर रहा होता था, एंजियोटेंसिन टू एक्ट कर रहा होता था, और वो इसको वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा होता था इफरेंट आर्ट्रियोल को। ये हमारी इफरेंट आर्टिकल, ये एफरेंट आर्टिकल। हमारा एंजियोटेंसिन 2 क्या करवा रहा था, इसको कंस्ट्रिक्ट करवा रहा था, जिसकी वजह से इधर फ्लूइड जो है ना बिल्डअप हो रहा था, इधर का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा था। जब इधर का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता था तो इधर से ज्यादा फ्लूइड लीक होकर इधर हमारी कहाँ पे आ जाता था, बोमेन स्पेस में। इट मींस कि जब हम आगे से पाइप को पकड़ते थे और पीछे पाइप में पोर्स होते थे, तो पीछे जो पोर्स हैं उधर से ज्यादा फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता था। तो हमने क्या किया, आगे से पाइप को इफरेंट आर्टियोल को तंग कर दिया, इधर फ्लूइड बिल्डअप हुआ तो इधर फिल्ट्रेशन क्या हो जाती थी, ज्यादा हो जाती थी, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड जीएफआर, यानी कि फिल्ट्रेशन इधर से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। अब आपने क्या किया, बंदे को रेनिन इनहिबिटर दिया, रेनिन इनहिबिटर दिया तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा ना, रेनिन इनहिबिटर दिया तो ये जो आपके पास AT2 है ये नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो ये इसको वेजो कंस्ट्रिक्ट करेगा, नहीं करेगा, तो ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये डायलेटेड ही रहेगी। इट मींस कि अब इधर से ब्लड फ्लो जो है ना इजिली हो सकता है, मतलब इजिली ब्लड इधर से आगे जा सकेगा। जब इजी आगे जा सकेगा तो इधर जो हाइड्रोस्टेटिक इसके दूसरा तंग होने की वजह से बढ़ा था वो नहीं बढ़ेगा। जब नहीं बढ़ेगा तो इधर से GFR क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि जो फिल्ट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी। तो यही है इसका साइड इफेक्ट, के बंदे में GFR कम हो सकती है। देन और क्या हो सकता है, अगर ज्यादा ले लो तो जाहिर सी बात है हाइपोटेंशन हो सकती है। और क्या हो सकता है, और जनाब बंदे में एंजियो एडिमा हो सकता है। व्हाट इज एंजियो एडिमा, एंजियो एडिमा फॉर एग्जांपल ये जनाब ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल से दूसरा फ्लूइड के लीक करके बाहर आने को, और इधर आपको बाहर जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस है उधर फ्लूइड बढ़ गया, तो इसको हम क्या कह देते हैं, एडिमा। और कहाँ से फ्लूइड आ रहा था, वेसल से, तो इसको हमने नेम दे दिया एंजियोडीमा। और ये एंजियोडीमा क्यों होता है, बेसिकली इधर दूसरा ना ब्रेडिकाइनिन ज्यादा हो जाता है। दूसरा ये देखो ना, ये वैसे मेन इफेक्ट जो एंजियोडीमा होता है ना वो उसका होता है क्या कहते हैं, हमारे एस इनहिबिटर्स का। लेकिन इसमें भी ये जो एलिस्काइरिन है ना इसमें भी थोड़ा बहुत एंजियोडीमा हो सकता है, वो मैं एलिस्का दूसरा एस इनहिबिटर में आपको ये अच्छे से बताता हूँ। फिलहाल आप ये जस्ट याद रख लो कि इस बंदे में क्या है कि दूसरा एंजियोडीमा, यानी कि ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर निकल आएगा। बाहर निकल आएगा तो आपको पता है बाहर फ्लूइड कम लेट हो जाए तो उसको एडिमा कहते हैं। कहाँ से आ रहा है, ब्लड वेसल से, तो इसको हमने नेम दे दिया एंजियोएडिमा। और ये किन पेशेंट्स में कंट्रा इंडिकेटेड है ये आप याद रख लो, चाहे एस हो, यानी कि चाहे हमारे पास ये वाली एस हो, चाहे हमारे पास आर्स हो, चाहे हमारे पास एलिस्काइरन हो, यानी कि जो भी ड्रग रास सिस्टम पे एक्ट करेगी वो बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है, उसको हम नेम दे देते हैं ट्रेटोजिनिक। और ट्रेटोजिनिक मतलब जो ड्रग बच्चे के लिए नुकसानदेह हो, कोई भी चीज जो माँ के पेट में बच्चा है उसके लिए नुकसान दिया उसको हम क्या देते हैं, ट्रेटोजिनिक। तो हमने प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को हाइपरटेंशन है तो उनको इनमें से कोई भी ड्रग नहीं देनी। ठीक है, ये अपने जेन में कुट कुट के भर ले कि जो प्रेगनेंसी में आपने इनमें से कोई भी ड्रग नहीं देनी, ना अलिस्कारिन, ना एस, ना आब्स, अगर उसको हाइपरटेंशन है। उसके लिए दूसरी ड्रग्स होती हैं वो आप बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आपने प्रेगनेंसी में ये ड्रग्स नहीं देनी होती। क्यों, क्योंकि ये जो बेबी होता है उसको, उसके लिए क्या होती है, ट्रेटोजेनिक होती है, उसको नुकसान पहुंचाती हैं, उसमें दूसरा किडनी फेलियर वगैरह करवा सकती होती हैं। तो ये खैर हम रिप्रोडक्टिव में पढ़ेंगे कि ये ट्रेटोजेनिक्स कैसे कैसे मतलब क्या क्या प्रॉब्लम कराती हैं, काफी सारी होती हैं। फिलहाल आप जस्ट ये याद रख लो कि ये ट्रेटोजेनिक्स होती हैं और आपने प्रेग्नेंट लेडीज का बीपी ठीक करने के लिए नहीं देनी। तो ये होगी हमारी एलिस्काइरिन। देन हमारे पास क्या था, रेनिन के बाद क्या आ रहा था, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो रहा था। मतलब अब हमारे पास रेनिन, ठीक है, रेनिन से आगे एंजियोटेंसिनोजिन से क्या बना, एंजियोटेंसिन 1 से क्या बनता था, एंजियोटेंसिन 2 इन द प्रेजेंस ऑफ एस। तो हमने क्या किया कि इस एस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। तो जाहिर सी बात है जब हम एस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो इफेक्ट्स वही सेम आएंगे।
इफेक्ट्स कौन से सेम आएंगे कि हम भाई हाइपरटेंशन को ट्रीट कर लेंगे जब सोडियम और वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। उसके बाद हम क्या है कि हार्ट फेलियर को ट्रीट कर लेंगे। आपको पता है बेचारा जनाब हार्ट फेल हुआ पड़ा है। जब हार्ट फेल हुआ पड़ा है तो आपने क्या किया कि दूसरा वेसल्स को डायलेट किया ताकि ये इधर से इजीली पंप कर सके, यानी कि ये वेंटिकल से पंप कर रहा होता है ना, तो ये इधर से पंप कर सके। ठीक है। और क्या किया कि आपने इधर सोडियम और वाटर को भी कम कर दिया, यानी कि आपने दोनों काम किए, एक तो पाइप को खुला किया, ठीक है, और एक क्या किया कि आपने सोडियम और वाटर को, यानी कि उस पे जो लोड पड़ा हुआ था उसको भी कम कर दिया। तो इन दोनों चीजों ने क्या किया, हार्ट पे लोड को कम कर दिया। इट मींस कि अगर आप हार्ट फेलियर वाले, जिसकी मोटर सड़ी पड़ी है, जली पड़ी है, जिसका हार्ट खराब हुआ पड़ा है, उसको अगर आप एस इनहिबिटर्स दोगे तो वो बंदा ठीक हो, मतलब उसमें क्या है कि मोर्टेलिटी यानी कि मरने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। देन हम इसको यूज करते होते हैं प्रोटीन यूरिया में। प्रोटीन यूरिया में क्यों यूज करते हैं, वही ये जो हमने इधर कंसेप्ट पढ़ा है ना। देखो जब इधर ज्यादा प्रेशर, मतलब इधर कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा था, ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था, तो इधर जब ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो इधर प्रोटीन्स भी लीक हो सकती है। ये फिल्टर खराब हो गए, आपको पता है ये फिल्टर नाजुक होता है, अगर इस पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो प्रोटीन्स लीक होना शुरू हो जाएंगी। तो प्रोटीन्स यूरिन में जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन यूरिया। तो हमने इसको कैसे ट्रीट किया, ये जो हमारी इफरेंट आर्ट्रियोल थी इसको डायलेट कर दिया ना। इसको जब हमने डायलेट कर दिया, कैसे, एंजियोटेंसिन 2 को खत्म करके, एंजियोटेंसिन 2 को हमने कैसे खत्म किया, ये हमने एस इनहिबिटर दे दिया, एंजियोटेंसिन 2 बना ही नहीं, वो इसको वेसोकंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, वेसोकंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा तो इधर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इधर ब्लड इजिली फ्लो करेगा, फिल्टर पे कम प्रेशर पड़ेगा, फिल्टर पे कम प्रेशर पड़ेगा तो प्रोटीन यूरिया नहीं होगा। तो हम प्रोटीन यूरिया को भी ट्रीट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। बाकी डायबिटीज में भी वही, डायबिटीज में क्या हो रहा था कि ये जो इफरेंट आर्टिकल था ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, इसका दूसरा ल्यूमन कम हो रहा था। तो हमने क्या, उसमें हमने वैसे डिटेल से पढ़ लिया था, तो उसमें भी वही सेम इफेक्ट है कि हम जब इसको कॉन्स्ट्रिक्ट होने से बचा लेंगे तो इधर से कम इंजरी होगी ना, कम। उसमें डायबिटीज में क्या हो रही थी, ये जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था तो इधर से ज्यादा फिल्ट्रेशन हो रही थी और हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से हमारा फिल्टर खराब हो रहा था। तो हमने क्या किया कि एंजियोटेंसिन 2 की वजह से जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी उसको बचा लिया, तो बंदे की जो डायबिटीज वाला बंदा है वो ठीक हो, मतलब ठीक तो नहीं बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसकी जो किडनी की ज्यादा इंजरी होनी थी इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, उसको हमने बचा लिया। ठीक है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी आप यूज कर सकते हो इसको। बाकी ये प्रिवेंट करता है अनफेवरेबल हार्ट रिमॉडलिंग एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन। व्हाट डज इट मीन, यार जब बंदे को हाइपरटेंशन होती है, ये जनाब हमारा हार्ट है तो इस बेचारे पे ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल ये जनाब लेफ्ट वेंट्रिकल है तो इस पे बेचारे पे ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये बड़े जोर जोर से पंप करता है, जब ये जोर जोर से पंप करता है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के सेल्स बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी, और इसको हम कहते हैं हार्ट की रीमॉडलिंग, मतलब हार्ट ने अपना मॉडल थोड़ा सा चेंज कर लिया है। ठीक है। तो ये जब दूसरा, अगर तो हम बीपी को कंट्रोल कर लेंगे तो ये इसी तरह इस कंडीशन में रहेगा, लेकिन अगर बीपी को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन वो फिर भी हमने बीपी को कंट्रोल नहीं किया तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी हिम्मत हार जाएगा और हार्ट क्या है कि फेल हो जाता है। तो आपने क्या किया कि बंदे को एस एग्जाम दे के बीपी को कंट्रोल कर लिया, तो इसकी वजह से हार्ट पे लोड कम हुआ, तो इसकी ये जो रिमॉडलिंग होगी वो भी, मतलब ये जो हो रहा था ना हाइपरट्रोफी हो रही थी और फिर दूसरा वो बेचारा हिम्मत हार रहा था, तो वो सारे कंसिक्वेंसेस से हम बच जाएंगे। तो ये इस तरह हार्ट रिमॉडलिंग को हम बचा रहे होते हैं। खैर आगे क्या आ गया जनाब, आगे और जो आपने इसमें चीज याद रखनी है वो ये कि ये जो एस इंजाइम ये एक और काम कर रहा होता है। एस इंजाइम क्या कर रहा होता है कि जो हमारे पास ब्रेडिकाइनिन होता है ना उसको तोड़ रहा होता है। जब ब्रेडिकाइनिन को ये तोड़ देता है ना, अब ब्रेडिकाइनिन क्या है, ब्रेडिकाइनिन क्या है कि ये हम इन्फ्लेमेशन में पढ़ेंगे, ये काइनिन सिस्टम का पार्ट होता है। ये एक वेजोडाइलेटर है, यानी कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं इनको एक तो डायलेट कर देगा, इनको खुला कर देगा, और क्या है कि इधर से ना फ्लूइड को लीक करवाएगा, यानी कि इधर ना पोर से बनवा देगा और उधर से क्या है कि फ्लूइड लीक होगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि ये क्या है कि जनाब एडिमा करवाएगा। ठीक हो गया। इट मींस कि हमें दो चीजें पता लग गई, वेजोडाइलेटर है जिसकी वजह से जाहिर सी बात है बंदे का जनाब बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और देन क्या है कि इसने वेसल से क्या कर रहा है, वेसल्स को लीकी बना रहा है, उनकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से बंदे को क्या हो जाएगा, एडिमा। और जो इसकी वजह से एडिमा, वो वेसल्स के लीकी होने की वजह से एडिमा, उसको हमने क्या नेम दे दिया जनाब, एंजियो एडिमा। तो अब आपको पता चल गया कि एंजियो एडिमा कैसे हो रहा होता है। वेसल्स लीकी हुई, उधर से फ्लूइड निकला। ठीक है। तो ये वेसल्स कब लीकी हुई, जब ब्रेडिकाइनिन था। ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि जनाब नॉर्मली ब्रेडिकाइनिन इस तरह मतलब ज्यादा नहीं रहेगा, ब्रेडिकाइनिन को तोड़ दिया जाएगा, लेकिन क्या होता है कि जिस बंदे को आप कौन तोड़ेगा, हमारा एस एंजाइम तोड़ेगा, लेकिन आपने तो एस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, जाहिर सी बात है बॉडी में ब्रेडिकाइनिन बढ़ जाएगा। जब ब्रेडिकाइनिन बढ़ेगा तो बंदे को क्या हो जाएगा जनाब, एंजियो एडिमा, जो हमने इधर सारा कंसेप्ट देख लिया।
और क्या मसला होता है, जब ये ब्रेडिकाइनिन बढ़ता है तो ये क्या करता है, हमारा जो दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकोजा उसको इरिटेट करता है। तो ये आप याद रख लो, जब भी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि हमारे ट्रैक या ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स ये सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, जब भी वो इरिटेट होती है तो बंदे को कफ होती है, खांसी होती है। आपको पता है ना, जब आप कोई चीज मतलब आपके गले में चली जाए, ट्रैकिया में चली जाए, तो आप उसी टाइम खांसी करती है, तो ये कफ रिफ्लेक्स पैदा होता है बिकॉज ऑफ इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोजा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमारा ब्रेडिकाइनिन, इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा को इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से बंदे को क्या होगी, कफ होगी। और इसी वजह से हम एस इनहिबिटर्स को इतना प्रेफर नहीं करते, देते हैं, लेकिन क्या है कि इसकी वजह से आपके पास बंदा प्रेजेंट कर सकता है ये दोनों दूसरा प्रॉब्लम्स के साथ। कौन सी प्रॉब्लम्स के साथ, एक तो एंजियोडीमा के साथ जिसका हमने कंसेप्ट देख लिया, ठीक है, और दूसरा क्या है कि हमारे पास कफ के साथ प्रेजेंट कर सकता है, उसको खांसी होगी। और ये अगर तकरीबन 30% होता है, यानी कि 30% जिसको 30% बंदों को जिनको आपने एस दिया है ना, उनको क्या है कि कफ हो सकती है। और कफ इज मोर कॉमन देन एंजियोडीमा। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स इज, और नीचे ऑप्शन में हो कफ और एंजियोडीमा, तो आपने कहना है कि कफ कफ इज मोर कॉमन देन एंजियोडीमा। ठीक हो गया। तो ये दोनों काम क्यों हो रहे थे हमारे, इस वजह से कि ब्रेडिकाइनिन नहीं टूट रहा था, ब्रेडिकाइनिन ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से एंजियोडीमा और कफ हो रही थी बंदे में। देन एक और चीज याद रखनी है कि ये एस एंजाइम और दूसरा एस इनहिबिटर्स हम एक और जगह नहीं देते। कहाँ नहीं देखते, अगर क्या हो कि बंदे में C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर एंजाइम की क्या हो जनाब, डेफिशिएंसी हो। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो ना, C1 एस्ट्रेज की, ठीक है, ये जो इसको इनहिबिट करने वाला होता है, C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर की अगर क्या हो डेफिशिएंसी हो, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ब्रेडिकाइनिन, और देन वही एंजियोएडिमा होगा बंदे को और कफ होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस बंदे को उसकी कंडीशन को मजीद वर्स नहीं करना। एस देके, जब एस दोगे तो जाहिर सी बात है ब्रेडिकाइनिन मजीद बढ़ेगा, ब्रेडिकाइनिन टूटेगा तो नहीं, मजीद बढ़ेगा, क्योंकि आपने एस एंजाइम को भी खत्म कर दिया, तो जाहिर सी बात है उस बंदे का ये वाली कंडीशन मजीद वर्स हो जाएगी। एंड दिस इज एमसीक्यू उनके, एमसीक्यूज के दूसरा, एस एंजाइम्स आर सॉरी एस इनहिबिटर्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर डेफिशिएंसी। ठीक हो गया जी। बाकी वही साइड इफेक्ट्स इसके सेम जो मैंने आपको बता दिया, ट्रेटोजेनिक बच्चे के लिए जनाब रीनल मालफॉर्मेशंस इंक्रीज करवा सकता है, कैराटिनिन डिक्रीज डीएफआर, वही हमने जो इधर इफेक्ट पढ़ा है ये वाला सेम इफेक्ट। बाकी इनके साइड इफेक्ट्स सबके सेम है। कैराटिनिन इनके, जाहिर सी बात है यार, जब इधर से जीएफआर कम होती थी तो इधर जो वेस्ट थे वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड के अंदर रहेंगे, तो इट मीन के वेस्ट क्या होता है कैराटिनिन, तो वो ब्लड में बढ़ जाएगा। तो ये हमने खैर रास में भी पढ़ा है कल, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में भी, कि जब आपने उस बंदे को एस दिया था जीएफआर मजीद इंक्रीज हो गई थी और उसमें कैराटिनिन बढ़ गया था। बाकी वही हाइपरकलीमिया, हाइपोटेंशन हो सकती है, ये हमने साइड इफेक्ट्स पढ़ लिए हैं। और ये हमने कल ही पढ़ लिया था कि इसको दूसरा बाइलेटरल रीनल आर्टरीस्टिनोसिस वाले बंदे में आपने एस इनहिबिटर्स को यूज नहीं करना, क्योंकि यूज करोगे अगर आप एस इनहिबिटर्स तो ये क्या है कि ब्लड फ्लो को मजीद कम कर देंगे, किसकी तरफ, किडनी की तरफ। एक बेचारी में पहले ही दूसरा रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस की वजह से कम ब्लड जा रहा था, ऊपर से आपने और दूसरा ब्लड फ्लो को कम कर दिया, ये देखे एस और आब्स। ठीक है, तो क्या होगा उसमें, क्या है कि मजीद फिल्ट्रेशन इधर से कम होगी, जब मजीद फिल्ट्रेशन इधर से कम होगी तो ब्लड में कैराटिनिन बढ़ जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक हो गया जी। देन तो इनके साइड इफेक्ट्स जो है ना सबके सेम ही है, सिर्फ इसका ये जो है ना हमारे पास इसमें ये दो एडिशनल साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, बाकी ये हम आब्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी ये आपको सारे साइड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। ओके हो गया। देन तो हमने ये इसका देख लिया कि इनहिबिट करते हैं इसको, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 कम हो जाता है, जिसकी वजह से जनाब आगे हमने देखा कि जीएफआर कम हो गई थी। ठीक है, और क्योंकि क्या है कि हमारे पास इफरेंट आर्टियोल की कंस्ट्रिक्शन नहीं हो रही थी, इफरेंट आर्टियोल ने रास्ते खोल दिए, तो क्या है कि ब्लड फ्लो इधर से ज्यादा जाएगा और बनने में वो सारे इश्यूज जो होंगे दूसरा जीएफआर कम हो जाएगी। और क्या है कि इसमें जनाब, हाँ अब देखो इस बंदे में क्या होगा कि रेनिन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस बंदे में क्या होगा जनाब, रेनिन इंक्रीज हो जाएगा। रेनिन इंक्रीज क्यों होगा, आपको पता है कि जब बीपी ज्यादा होता था, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता था, किडनी की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा होता था, तो फिर जनाब इसको मैसेज आता था कि चल भाई रेनिन अब खत्म हो जा, इनहिबिट हो जा। लेकिन इस बंदे में तो ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं रहा, क्योंकि आपने आगे से ना वेजोकंस्ट्रिक्शन होने दी ना एल्डोस्टेरोन को, तो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो भी नहीं बढ़ा। इट मीन्स के इसमें क्या है कि जनाब आपको जब जिस बंदे में आप एस या आब्स दे रहे होगे उसमें आपको रेनिन इंक्रीज मिल जाएगा, क्योंकि क्या हुआ कि इसकी इनहिबिशन ही नहीं हुई।
किसकी? रेनिन की। रेनिन ने कभी नहीं बढ़ होना था, जब बीपी ज्यादा होना था और ब्लड फ्लो किडनी की तरफ ज्यादा होना था। लेकिन जब आपने एस जवाब दे दिए तो बीपी बढ़ नहीं रहा, बीपी बढ़ नहीं रहा तो रेनिन को सिग्नल नहीं जा रहा कि अब तू खत्म हो जा। तो इस वजह से आपको क्या है कि इस बंदे में इंक्रीज रेनिन मिल जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो हमारी बॉडी किस तरह काम कर रही होती है, जिसने जो काम करना होता है जब वो काम हो जाए तो उसने खत्म हो जाना होता है। ठीक है, तो इसका काम था बीपी को बढ़ाना। ठीक है, तो ये तो उस वक्त तक खत्म नहीं ना होगा जब तक बीपी बढ़ेगा नहीं। लेकिन हमने तो आगे सारा जुगाड़ कर दिया ना बीपी को ना बढ़ने का, इस वजह से आपको क्या मिल जाएगा जनाब, इंक्रीज रैनिंग मिल जाएगा। देन है कि जनाब इनिबिशन ऑफ आप अगर एस कर दोगे तो वो प्रिवेंट करेगी किसकी? इन एक्टिवेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। वो हमने पढ़ लिया ये वाला सारा ब्रेडिकाइनिन वाला। ये क्या है कि पोटेंट वेजोडाइलेटर है, और ये एमसीक्यूज है कि ब्रेडिकाइनिन क्या है? एक वेजोडाइलेटर है, यानी कि ये वेसल्स को क्या करता है? डायलेट करता है। तो यही था हमारे पास जनाब इन सीकेडी डायबिटिक नेफ्रोपैथी डिक्रीज स्लोइंग जीबीएम थिकनिंग, ये हमने उधर पढ़ा हुआ है। खैर उसमें दूसरा क्या कहते हैं, जब हमने डायबिटिक नेफ्रोपैथी पढ़ी है ना, तो हमने उधर पढ़ा था कि ये दूसरा हाइपर फिल्ट्रेशन को कम कर रहा था। तो हमारा फिल्टर कम ये क्या कर रहा था डायबिट में, कि इधर से जो हाइपर फिल्ट्रेशन हो रही थी उसको कम कर रहा था। तो जब हाइपर फिल्ट्रेशन को कम कर रहा था तो जाहिर सी बात है इधर हमारा ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी इसको इंजरी नहीं हो रही थी। जब इंजरी नहीं हो रही थी तो ये थिक नहीं हो रही थी। ये कब थिक होती थी? जब इसको इंजरी होती थी, फिर आगे इधर फाइबर वगैरह डिपॉजिट होते तो फिर थिक होती थी। लेकिन आपने क्या किया कि ये इधर से आगे रास्ते खोल दिए। जब रास्ते खोले तो इधर से हाइपर फिल्ट्रेशन नहीं होगी, हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको इंजरी नहीं होगी और वो थिक नहीं होगी। तो यही उसने इधर बात लिखी हुई है कि दूसरा जो डायबिटीज वाले बंदे होते हैं उसमें क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर को, जिसकी वजह से जीबीएम की थिकनिंग स्लो हो जाती है। तो ये आ गया हमारे पास एस के बारे में। देन आ गया हमारे पास आब्स के एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एस की आपने ये दूसरा सॉरी मैं आपने आपको ये तो बताया नहीं कि इसमें कौन कौन सी कैप्टोप्रिल है, नालाप्रिल है, लाइसिनोप्रिल है और रेमिप्रिल है। और ये आपकी जो मोस्टली यूज होती है वो कैप्टोप्रिल है, और इसका ब्रांड नेम होता है जनाब कैपोटीन। तो ये जब बीपी अगर इमरजेंसी बढ़ा हुआ हो तो आपने कम करना हो तो आप ये उसकी बंदे की जुबान के नीचे ये वाली कैपोटीन की टैबलेट रखते हो तो उस बंदे का बीपी नॉर्मल हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी आपकी कॉमनली यूज होती है टैबलेट की फॉर्म में। ये जो हम कह रहे थे ना ये दूसरा फ्यूरोसिमाइड वगैरह, वो मोस्टली हम इंजेक्शन लगाते होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी कैपोटीन है ना, ये हम इमरजेंसी में जुबान के नीचे रखते हैं कि हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, तो फिर जुबान के नीचे कैपोटीन रख देते होते हैं तो बंदे का बीपी ठीक हो जाता है। देन ये हमारी जो बहुत ज्यादा यूज होती है लोसार्टन, कैंडेसार्टन, वेलसार्टन, इसमें भी जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो हमारी लोसार्टन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करना था, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, यानी कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 था ना, इसने इधर जिन रिसेप्टर्स पे जाके लगना था और फिर एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाना था या वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी थी या जो भी इफेक्ट्स करवाने थे, आपने इन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दिया। जब ये इन रिसेप्टर्स पे आके लग ही नहीं सकेगा तो ये अपना इफेक्ट नहीं दे सकेगा। तो जाहिर सी बात है जब इफेक्ट नहीं दे सकेगा तो हमारे पास वो सारा बीपी बढ़ने वाला काम नहीं होगा। तो आपने बंदे के बीपी को ट्रीट कर लिया। तो इसमें वही हम हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट फेलियर के लिए, प्रोटीन यूरिया के लिए वही सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, कफ और एंजियो एडिमा नहीं होगा जो कि एस की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया कि कफ और एंजियो एडिमा इस बंदे में नहीं होगा। कौन से बंदे में नहीं होगा? ना आर्ब्स वाले बंदे में होगा, ना एलिस्काइरन वाले बंदे में होगा, सिर्फ एस वाले बंदे में होगा। तो इसी वजह से आप आर्ब्स को प्रेफर करते हो किन पे? एस पे। ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला साइड इफेक्ट नहीं होता। बाकी ये जो साइड इफेक्ट्स है हाइपरकलीमिया, डिक्रीज जीएफआर, हाइपरटेंशन, क्रेटोजेनिक, वो इन सब के सेम ही हैं। बाकी ये आ गया हमारे पास दूसरा यार सॉरी, ये इसके आगे ना कि कैसे ये एक्ट करता है। तो सिलेक्टिवली ब्लॉक करता है एंजियोटेंसिन 2 को, इसको रिसेप्टर पे नहीं लगने देता, जिसकी वजह से क्या है कि इसके बाकी ये इफेक्ट्स इसके सारे सेम ही हैं, सिर्फ ब्रेडी वाला नहीं है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, और ये होगी हमारी फार्माकोलॉजी डन रीनल सिस्टम की।